हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें आप व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का बिहेवियर है, उसका डॉक्ट्रिन है, उसकी पूरी कार्यकलाप है, उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद अब हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर आए हैं, यानी एक बार में पूरे चैप्टर को खत्म करने का काम करेंगे। हालांकि मैंने क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट बनता है और कई चैप्टर और कई टॉपिक्स का समाहित है इसमें, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। तो अब हम पार्ट 1 करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के। बाकी छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा यहां निःशुल्क पाते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, कोई भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन या बिना किसी कूपन कोड की आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से हिंदी माध्यम में सारी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन और थोड़ा समझते हैं सबसे पहले कि हम क्या क्या आखिर में इसमें पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली क्या क्या वो टॉपिक है जो इस चैप्टर में आपको ध्यान लेके चलना है। देखिए, मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको आगम या संप्राप्ति कराया था, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो दोनों चैप्टर्स में पेंडुलम है। एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से चैप्टर्स को बना दिया है और इस तरह से चीजों को उसमें रखा है कि कई चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो आगम आपको वहां भी पढ़ना था जब उत्पादक को आप पढ़ रहे थे, और आगम या संप्राप्ति आपको यहां भी देखना है, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में भी संप्राप्ति और उसके वक्र सारी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। तो एक क्विक रिवीजन मॉडल में हम आगम और संप्राप्ति का अर्थ भी समझते हुए चलेंगे। आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आप इस चैप्टर से रिलेट कर लेंगे, हर जगह इसको देना पड़ेगा। तो आगम क्या है, रेवेन्यू क्या है, मैंने इसके बारे में आपको बहुत विधिवत रूप से प्रीवियस चैप्टर में कराया हुआ भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म बनता है। कैसे ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे कंसेप्ट में, इसको देखेंगे और इसके एक एक चीज को समझेंगे। दूसरा आता है पूर्ति का अर्थ, यानी सप्लाई का व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई के क्या क्या महत्वपूर्ण भाग हैं, सप्लाई को प्रभावित करने वाली क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर हम बात कर देंगे पूर्ति का नियम, यानी जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई यानी भाई जो पूर्ति है उसका नियम क्या है, सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है। जैसे मान लीजिए मांग के नियम में आपने देखा था कि मांग और कीमत में एक धनात्मक संबंध था, एक पॉजिटिव रिलेशन था। अगर कीमत बढ़ती थी तो मांगी गई मात्रा भी बढ़ती थी, कीमत घटती थी तो मांगी गई मात्रा भी घटती थी। तो पूर्ति का नियम भी इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ति में चलन एवं परिवर्तन, यानी जिसको कहते हैं मोमेंट एंड चेंज इन सप्लाई कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी चर्चा हमने मांग वाले पार्ट में की थी कि हम सबको पता है कि पूर्ति वक्र, मांग वक्र ऐसे वक्र होते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आती है, जैसे मान लीजिए ये पूर्ति वक्र है, तो इसी वक्र में ऊपर नीचे जो है इसमें मोमेंट होता रहता है। तो आखिर वो क्या कारण होता है कि वो चलन होता है। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट बात को देखेंगे कि पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन, जिसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और साथ साथ में देखेंगे कि पूर्ति वक्र दाएं या बाएं और भी शिफ्ट करेगी। ऐसे शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा जिसको खिसकाव बोलते हैं। उसमें हम फिर पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी वाले कंसेप्ट को देखते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम जरूर समझ लेंगे और डिटेल में इसी पार्ट में देखने का प्रयास करेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच, जिसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच को देखने का प्रयास करेंगे। अब जब पूर्ति की लोच को देखने का प्रयास करेंगे तो हम इसमें यह पढ़ेंगे कि जब कीमत में कोई परिवर्तन किया जाता है या कीमत में आप कोई अंतर देखने को आपको मिलता है तो उसका क्या प्रभाव पूर्ति पर पड़ता है। अच्छा, ये तो पूर्ति के नियम में ही तय हो जाएगा कि पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध है, पर पूर्ति का नियम केवल इस संबंध को बताता है, इस संबंध की दिशा को बताता है, इस संबंध की मात्रा को नहीं बताता। कि जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि यह तय है कि अगर 10 रुपए से कीमत 20 रुपए हो जाए तो यह तय है कि यहां पर अब पूर्ति भी बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी, किस मात्रा में बढ़ेगी, उसका जो इसका जो कह सकते हैं ना कि मापन है, जो पूरा हम कैलकुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, वो पूर्ति की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से करेंगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि पूर्ति की लोच इसको कहा जाता है। ठीक बात है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे बाजार एवं इसके स्वरूप, मार्केट एंड
इट्स फॉर्म। बाजार क्या है, इसके भाग क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें मुख्य रूप से हम जो चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा, इसकी चर्चा करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं इसी कंडीशन में, इसी चैप्टर में आपको बाजार के सभी रूपों के बारे में जानकारी दे दूंगा। एक्चुअली में आपको पता तो होना चाहिए, चाहे किसी भी चैप्टर से आए वो सवाल। लास्ट में चैप्टर नंबर 6 में आप जैसे अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस वाले चैप्टर में केवल पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात की है, चैप्टर नंबर 6 में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात की है, बीच में 5 वाला चैप्टर दे दिया है कीमत निर्धारण का। तो बड़ा थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि मिक्स एंड मिक्सअप है, हो सकता है कि जब आप 6 पढ़े तो 4 याद ना आए, 4 पढ़े तो 6 याद ना आए। सो व्हाट आई विल डू कि मैं बाजार के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो एकाधिकार है, पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकारी है, अल्पाधिकार है, वो सारी चीजों की चर्चा मैं इस चैप्टर में कर लूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और इसी हिसाब से आप समझ के चलिएगा। हो सकता है वो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2 में आपको देखने को मिले, पर हाँ वो चीजें हम करके चलेंगे, ठीक बात है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो ये जो सारी 4-5 चीजें हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, और उसमें हम विशेष करके जो हमारा मेन एम्फेसिस है वो पूर्ति से लेकर और बाजार तक का है, और इस बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता का है। लेकिन आगम और संप्राप्ति का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है। उस रोल को, क्योंकि जब हम बाजार पढ़ेंगे तो भी आगम वाली कंडीशन आएगी, जब पूर्ति वाली कंडीशन में भी वहां पर एक जगह आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट थोड़ा क्विकली जो आगम की चर्चा हमने या संप्राप्ति की चर्चा हमने पिछले चैप्टर में की थी, हालांकि वो इसी में करनी चाहिए थी, मैंने वहां भी उसको जोड़ के उत्पादक के साथ आपको बताया, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, मैं आपसे शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि जो पूरा प्रोसेस है, जब से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को, सबसे पहले हमने जो चर्चा की वो उत्पादन की, जिसमें हम क्या देख रहे थे, या उपभोग की। हम सबसे पहले कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देख रहे थे कि भाई एक उपभोग की प्रक्रिया है। उपभोग जो है वो कौन करता है, उपभोग जो है वो करता है कौन, कंज्यूमर या उपभोक्ता। उपभोग मतलब किसी चीज की उपयोगिता को नष्ट कर देना। अगर आपको उपभोग करना है तो जाहिर सी बात है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उत्पादन, यानी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उत्पादन का मतलब होता है कि किसी चीज की आर्थिक उपयोगिता को बढ़ा देना, या उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर देना, या उपयोगिता का सृजन कर देना। बहुत डिटेल में हमने देखा था। जब आप उत्पादन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर उत्पादन करते समय आपको लागत भी देनी पड़ेगी, यानी कि कॉस्ट भी आपको चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए अगला आपने इंपॉर्टेंट क्या चीज देखा था, लागत देखा था। जब आप उपभोग करवाना है तो उत्पादन करना है, उत्पादन करवाना है तो लागत लगेगी, लागत के बाद फिर सब कुछ देखकर कीमत का निर्धारण किया जाएगा, और जब इस कीमत पर विक्रय होगा तो आगम होगा, ठीक है। और ये कीमत ये भी तय कर देती है कि पूर्ति कितनी होगी, ठीक है। तो साथ साथ में क्या चलता रहेगा, पूर्ति। और ये सारी कंडीशन बनेगी कहां, ये सारी कंडीशन बनेगी किसी न किसी बाजार में। तो इस तरह से अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखें तो इन 4-5 मुद्दों को लेकर ये सारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और कुछ है नहीं इसमें बेसिकली। इसी आगम और इसी कीमत के निर्धारण में आप कीमत निर्धारण भी देख लेंगे। इसी कीमत के निर्धारण में आप यही कीमत के हिसाब से पूर्ति भी तय होती रहेगी, और जितना आप बेचते जाएंगे आपका संप्राप्ति या आगम होता जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन में जितनी मात्रा में हम उसको बेचते हैं जिस कीमत पर, वो उसका आगम बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको आपने 10 यूनिट आप बेचने के लिए तैयार हैं, और आप कीमत लगा रहे हैं 2 रुपए। तो अब आपकी जो आगम हो जाएगी, टोटल रेवेन्यू जिसको आप कहते हैं, वो 20 रुपए हो जाएगी, ठीक। यानी जो भी उत्पादन की मात्रा आप जिस कीमत पर भी बेचना चाहते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं आगम या कुल आगम। मान लीजिए आपने कोई वस्तु बनाई है, और इस वस्तु को आप जितने रुपए में बेच के जो पैसा आपको मिलेगा वो आपका आगम कहला जाएगा, ठीक बात है। तो आगम या आय से आशय किसी फर्म के द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचने से प्राप्त होने वाली आमदनी से होता है। कोई भी वस्तु है, उसकी कुछ मात्रा है, उसको बेच के जो आपको आमदनी प्राप्त हो रही है वो आपका आगम कहलाता है। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, यही उद्देश्य रहता है। फर्म की कुल आगम और कुल लागत का अंतर जो है वो लाभ होता है। यानी अगला पॉइंट क्या आता है, लाभ। लाभ क्या है, मान लीजिए आपने कोई लागत लगाई, आपने कोई वस्तु बनाई, वो वस्तु बनाने में आपके 20 रुपए की लागत लगी, और आप जब बेच रहे हैं तो जो आपका आगम है, जो आपका रेवेन्यू है, वो 30 रुपए है। तो ये बीच का जो 10 रुपए है ना, ये 10 रुपया आपका लाभ होता है, ठीक। तो कोई भी उत्पादक प्रयास ये करता है कि वो लाभ को अधिकतम करे, मैक्सिमाइज करे। लाभ को अधिकतम कब कर पाएगा, जब उसका आगम मैक्सिमम हो और लागत कम से कम लगे। और जहां उसका लाभ अधिकतम होता है वहां वो संतुलन भी पाता है। मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया है। एक बार आप प्रीवियस चैप्टर की भी वीडियो जरूर देख लीजिए, बाकी चीजें तो मैं बताते हुए चल ही रहा हूं।
तो एक उत्पादक के रूप में फर्म अपनी उत्पादन लागत को न्यूनतम और आगम को अधिकतम करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहती है। आगम की परिभाषा अगर देखें तो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का विक्रय करने पर उत्पादक को जो कुल राशि प्राप्त होती है उसे आगम कहते हैं। अन्य शब्दों में आगम का आशय उस विक्रय राशि से है। विक्रय राशि यानी जो आपने पैसा, कोई सामान बेचकर जो आपने पैसा कमाया, तो उस विक्रय राशि से है जो फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। डूले के अनुसार एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। तो आप जो कुछ भी बेचते हैं उससे जो मौद्रिक प्राप्ति होती है या जो पैसा आपको मिलता है वो आपका आगम या रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, अब आगम की अवधारणाएं अगर आप देखें आगम कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको डिटेल में 3 तरह के आगम बताए थे। एक होता है कुल आगम, यानी जो कुछ भी बेच के आपको पैसा प्राप्त होता है। आपने मान लीजिए कि 10 कलम बेची, 2 रुपए में बेची, तो टोटल आपको 20 रुपए मिले, ये आपका कुल आगम हो गया। औसत आगम क्या है कि आप हर यूनिट में कितना एक्स्ट्रा, मतलब हर यूनिट में कितना आपको इनकम हो रही है। मतलब जैसे मान लीजिए, तो इसका सीधा फार्मूला ये होता है कि जो भी आपको कुल आगम मिली है उसको डिवाइड कर दीजिए जितनी मात्रा आपने बेची है क्वांटिटी से। तो मान लीजिए 20 रुपए आपने कमाए हैं, 5 पेन बेचा है, तो डिवाइड कर दीजिए 4 आ जाएगा, औसत आगम 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक। सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब ये होता है कि जब आप चीजों को बेच रहे हैं, तो जब आप एक अतिरिक्त आइटम और बेच रहे हैं, मान लीजिए आपने 4 बेचा था, आपको 20 रुपए मिले थे, जैसे आपने 5वां बेचा आपको 24 रुपए मिले, ये बीच का जो गैप है 4 का, ये सीमांत आगम होता है। ठीक है ना। औसत में क्या होता है, जितना बेचा है सब ले लीजिए और जितना अब तक बेचा उससे डिवाइड कर दीजिए। सीमांत ये कहता है कि जो लास्ट वाला एक अतिरिक्त आपने बेचा है उसमें और एक्स्ट्रा कितना कमा लिया, ये आपका सीमांत आगम कहलाएगा। तो अगर आप इसको एक टेबल से आसानी से समझना चाहें तो मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। यहां ले लीजिए क्वांटिटी 1 2 3 4, यहां ले लीजिए कीमत। ठीक। तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो कीमत हमेशा स्थिर रहेगी, 2 2 2 2। अब यहां रख लीजिए टोटल रेवेन्यू आगम, तो 2 × 1 2 रुपए कमाया, 2 रुपए पे 2 वस्तु बेची 4 रुपया कमाया, 3 वस्तु बेची 2 रुपए के हिसाब से 6 कमाया, 4 दूना 8 रुपया कमाया। ये हो गया आपका कुल रेवेन्यू। ठीक, कुल आगम। अब जब आप औसत निकालते हैं तो औसत में आप क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, टोटल को क्वांटिटी से। 2 डिवाइड बाई 1 2, 4 डिवाइड बाई 2 2, 6 डिवाइड बाई 3 2, 8 डिवाइड बाई 2 4, सॉरी 8 डिवाइड बाई 4 2। अब आप कहेंगे सर औसत आगम और कीमत तो बराबर है। बिल्कुल, अगर कीमत स्थिर रहेगी तो औसत आगम भी स्थिर रहेगा, उसी के बराबर आएगा। तो एक चीज तय है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होती है, जहां कीमत स्थिर रहता है वहां औसत आगम उसके बराबर रहती है। यही नहीं, सीमांत आगम भी बराबर रहेगी। लेकिन सीमांत आगम निकाला कैसे जाता है ये देख लीजिए। टोटल रेवेन्यू का जो गैप होता है, पहले 2 का तो 2 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 जाएगा 2, एक और एक्स्ट्रा बेचा कितना कमाया 2, 6 से 8 फिर 2, ये भी बराबर है। निकालते कैसे हैं, दोनों सबका फॉर्मूला देख लीजिए। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो कीमत वो बेच रहा है और जो क्वांटिटी है वो टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक। और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, MR इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। सर ये क्या फॉर्मूला रख दिया, बहुत आसान है, देख लो। जैसे मान लो लेट सपोज यहां वाला मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, यहां वाला, तो इसके सामने वाला TRN हो जाएगा और इसके ऊपर वाला N-1 हो जाएगा। ऐसे ही तो निकाल लेते, 6 में से 4 2, 4 में से 2 2, तो जो वाला निकालना होता है वो वाला TRN हो जाता है। तो ये 6 ऊपर वाला N-1, 6 में से 4 2 आ गया, बस वही है। यानी ये जो TR है इसके ऊपर वाले TR को माइनस कर दो, MR निकल जाता है। शुद्ध रूप से TR के बीच का गैप हमने देखा है सीमांत उपयोगिता निकालते समय, लागत निकालते समय। तो एक अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो कुछ इस तरह की चीजें निकलेंगी। और आगे देखेंगे कि अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका AR, इसका MR और इसकी कीमत, ये तीनों बराबर होते हैं। देख लीजिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ऐसा कुछ होता है। तो ये TR, AR और MR के का मतलब हो गया। अब यहां पर अगर निकालने का तरीका वही है, अगर कीमत यहां बदलती रहती, मान लीजिए कीमत यहां पर 4 3 2 1, ऐसा भी हो सकता है, एक अधिकार बाजार में होता है, तो फिर उसी हिसाब से ये आ जाता, उसी हिसाब से डिवाइड करके ये निकालते और MR ये निकालते। तो फॉर्मूला आपको मेन है, जरूरी नहीं कि हर जगह कीमत एक ही हो तो आप AR और MR बराबर कर दें। ये 3 तरह के और आगम या संप्राप्तियां हैं जिसकी बात मैंने आपको बताई थी। कुल आगम की बात करें तो एक फर्म अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा बेचकर जो धनराशि प्राप्त करती है उसे कुल आगम कहते हैं।
जैसे यदि फर्म 3 इकाई बेचकर 24 रुपए प्राप्त करती है तो कुल आगम 24 रुपए होगी। ठीक है, क्लियर है। वस्तु की बेची गई मात्रा में वस्तु की प्रति इकाई मूल्य का गुणा करके कुल आगम जाना जा सकता है। कुल आगम बराबर वस्तु की बेची गई मात्रा इंटू वस्तु की प्रति इकाई मूल्य। बहुत सिंपल सी बात है इसमें। औसत आगम क्या है? फर्म द्वारा वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल आगम को वस्तु की बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होगी। औसत आगम बराबर कुल आगम डिवाइड बाई वस्तु की बेची गई इकाई इक्वल्स टू कीमत। ठीक बात है। तो ए आर इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन क्यू, या ए आर इक्वल्स टू पी। ए आर इक्वल्स टू प्राइस के बराबर होता है, यहां ये कहने का मतलब है। तो यहां पर क्या होता है, हमेशा औसत आगम जो है वो कीमत के बराबर होगी। ये आप नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, कीमत जो होती है वही औसत आगम होती है। चलिए आगे देखते हैं। सीमांत आगम क्या है? एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से फर्म की कुल आय में जो वृद्धि हो रही है वो सीमांत आगम कहलाएगी। ये भी एक सिंपल सी कहानी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सीमांत आगम इक्वल्स टू n इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आय माइनस n-1 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आय। तो MR इक्वल्स टू क्या होता है? TRN माइनस TRN-1। कुल आगम में परिवर्तन डिवाइड बाई कुल मात्रा में परिवर्तन, यानी डेल्टा TR डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। ऐसा भी करेंगे, या जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है जिसमें मैंने टेबल निकाला था वहां से भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने आपको करा रखा है लेकिन जरूरी है इस चैप्टर के लिए। यहां आपके सामने टेबल दे दिया गया, आराम से आप देख लीजिए। देखिए बेची गई मात्रा है, ये वस्तु का मूल्य है जो बराबर है, तो जो मूल्य होगा वही औसत आगम होगा, वही सीमांत आगम होगा। अगर वस्तु का मूल्य बराबर है तो TR कैसे निकाला है? वस्तु का मूल्य इंटू क्वांटिटी, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4, 10 इंटू 5, 10 इंटू 6, ऐसे करके TR यहाँ पर निकाला गया है। यही आगे बढ़ गया, देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई समस्या? यहाँ क्या है, अगर वस्तु की कीमत घटा दी जाए, जैसे वहां वस्तु की कीमत बराबर थी ना, अगर वस्तु की कीमत घटा दी जाए, वस्तु की कीमत 20, 18, 16, 14, 12 कर दी जाए, अब देख लीजिए बदल जाएगा। अब ये बस ये बराबर रहेंगे, सीमांत बदल जाएगा। तो कुल आगम तो वैसे निकाला जाएगा, कीमत इंटू क्वांटिटी इंटू कर दीजिए सबको, 10 छक्के 60, यहां से सब निकल गया है। सीमांत क्या होता है? पहले कुल आगम वही पहला सीमांत, दूसरा n-1, 18 में से 20, अच्छा सॉरी ये है ना कुल आगम, 36 में से 20, 16, 48 में से 36, 12, 56 में से 48, ऐसे करके निकाल लेते हैं। यानी TR के बीच का जो गैप है वो सीमांत आगम बन जाता है। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, संप्राप्ति समझ में आ रही है? ठीक बात। कुल आगम सीमांत आगम में अगर आप संबंध देखें तो ऐसा संबंध दिखाया जाता है। देखिए कुल आगम और सीमांत आगम में बिल्कुल वैसा ही संबंध है जैसे कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में होती है। क्या होता है संबंध? तो देखिए जब कुल आगम बढ़ता है तो सीमांत आगम घटता है लेकिन धनात्मक रहती है। फिर जब कुल आगम अधिकतम हो जाती है तो सीमांत आगम शून्य हो जाती है, और जब कुल आगम घटने लगती है तो सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, देखिए ये ओवरऑल संबंध बताया जाता है। अगर आपके सामने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आ जाए ना, तब तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि कुल आगम यहां से ऐसे जा रही है और सीमांत आगम ऐसे है, सीधी रेखा होती है, लेकिन ये केवल पूर्ण प्रतियोगिता है। लेकिन कुल आगम सीमांत आगम का जो जनरल नेचर है, क्योंकि एकाधिकारी कई तरह के बाजार होते हैं, उसमें नेचर ये होता है कि सीमांत आगम घटने लगती है, शून्य होती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो आप संबंध कैसे बताएंगे? कुल आगम बढ़ेगी, सीमांत आगम घटेगी पर पॉजिटिव धनात्मक रहेगी। फिर कुल आगम जब अधिकतम हो जाती है तो सीमांत आगम शून्य हो जाती है। फिर जब सीमांत आगम घटने लगती, ऋणात्मक हो जाती है तो कुल आगम भी घटने लगती है। 3 तरह के महत्वपूर्ण संबंध आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? कुल आगम और सीमांत आगम के संबंध को अगर आप देखें, जब तक सीमांत आगम धनात्मक रहेगी, जब तक पॉजिटिव रहेगी मार्जिनल रेवेन्यू, तब तक कुल आगम में वृद्धि होती रहेगी। जब सीमांत आगम शून्यात्मक हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कुल आगम अधिकतम होकर स्थिर हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाया गया था। अगर एक ही ग्राफ में दिखाना चाहें तो यहां पर क्या है, ये लेट सपोज ये सीमांत आगम है जो यहां से आ रही है और ऐसे आ गई, और एक कुल आगम को आप यहां से भी अगर ले लें और ये घट जाएगी, तो ये अधिकतम हो गई जब ये शून्य हो गया। जब तक ये धनात्मक है तब तक ये भी बढ़ रही है, जब ये शून्य हो गई तो ये अधिकतम होकर रुक गई, जब ये ऋणात्मक हो गई तो ये नीचे गिरने लगी। तो जब सीमांत आगम ऋणात्मक होने लगती है तो कुल आगम घटने लगती है। तो ये संबंध है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट सवाल जिसके साथ फिर आगे सारी चीजें जुड़ी रहेंगी, वो है उत्पादक का संतुलन। खास करके पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की यहां कहानी हो रही है कि उत्पादक संतुलन में कब आएगा। एक फर्म, उत्पादक यानी फर्म, देखिए ये क्वेश्चन, ये चैप्टर क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत। तो फर्म कब अपने आप को संतुलन में महसूस करेगा? फर्म का मेन मोटिव क्या है? लाभ कमाना, और सिर्फ लाभ कमाना नहीं, एक होता है सामान्य लाभ, एक होता है लाभ मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाना। अधिकतम लाभ कब तक हो सकता है? देखिए लाभ की स्थिति क्या है?
लाभ की स्थिति यह है कि टोटल जो रेवेन्यू है वो ज्यादा रहे टोटल कॉस्ट से, जो आगम है वो कॉस्ट से ज्यादा रहे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 रुपया ही ज्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 20 रुपए ज्यादा हो। तो जब जिस स्थिति तक, जहां तक ये पॉसिबल है कि इसकी आगम या संप्राप्ति इसके लागत से अधिक हो, वहां तक वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कमाएगा और वहीं संतुलन होगा। तो एक उपभोक्ता जब अपनी आय को वस्तु और सेवाओं पर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो वह संतुलन में होता है। ये उपभोक्ता के हिसाब से हो गया। लेकिन उपभोक्ता उपभोग की क्रिया से अधिकतम संतुष्टि पाना चाहता है, उत्पादक कैसे चाहना चाहता है? उत्पादन की प्रक्रिया से। तो जिस प्रकार एक कंज्यूमर या उपभोक्ता अपने उपभोग की प्रवृत्ति से ज्यादा संतुष्टि पाना चाहता है, उसी प्रकार जो उत्पादक है वो अपने उत्पादन की प्रक्रिया से ज्यादा संतुष्टि पाना चाह रहा है। और वो उत्पादन की प्रक्रिया से कब ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करेगा? जब उसका लाभ क्या हो? अधिकतम हो। उत्पादक को यह संतुष्टि अधिकतम लाभ या मैक्सिमम प्रॉफिट कमाकर ही मिलती है। उत्पादक ही उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादक का अधिकतम लाभ अर्जन करने का उद्देश्य आगम और कॉस्ट के अंतर पर आधारित है। देखिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा तेजी से चल रहा हूं इसलिए कि मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में इसका कंसेप्ट और डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी मैं कोई जल्दीबाजी उतनी नहीं दिखा रहा हूं, आपको सब कुछ समझाते हुए चलूंगा। ये जो संतुष्टि वाली कहानी है वो वहां पर लागू होगी जब कॉस्ट और आगम का अंतर अधिकतम हो, जहां कम से कम लागत लगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो कुल लाभ कैसे निकलता है? कुल आगम में से कुल लागत को माइनस करके, जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को आप माइनस करते हैं। अच्छा, उत्पादक के संतुलन का आशय क्या है? वह अवस्था जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके बाद अब उत्पादक कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करना चाहता है, वहां वो मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंच चुका है। अभी मैं दिखाता हूं ग्राफ से। तो इसको क्या बोलते हैं? लाभ अधिकतमीकरण। इसे परिवर्तन की अनुपस्थिति कहते हैं, एब्सेंस ऑफ चेंज। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे एक फर्म के लिए परिवर्तन की अनुपस्थिति की स्थिति कब आती है, तो आप बताइए कि जब उसका लाभ मैक्सिमम हो, अधिकतम हो या संतुलन में हो। एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में माना जाता है जब वो अपने उत्पादन के पैमाने में कोई वृद्धि न करे। वो जो प्रोडक्शन स्केल है अब उसको बिल्कुल भी बदलने को तैयार नहीं है। वो ये मान चुका है कि अब मेरा जो एक तरह से उत्पादन का संतुलन है या जो लेवल है वो मैक्सिमम पहुंच चुका है। संतुलन की अवस्था में प्राप्त कर लेने पर उत्पादक एक निर्धारित मात्रा का उत्पादन करके अधिकतम लाभ अर्जन तक पहुंच जाता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो एक मात्रा का उत्पादन कर चुका है और अब वह उससे अधिक उत्पादन नहीं करना चाह रहा, वो एकदम मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। संक्षेप में, एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि संतुलन की अवस्था में वह अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्जित कर रहा है। विशेषताएं क्या है? उत्पादक या फर्म के संतुलन की अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संतुलन की स्थिति में फर्म अपनी कीमत या उत्पादन की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक बात। संतुलन की अवस्था में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। संतुलन की अवस्था में फर्म की उत्पादन न्यूनतम मिनिमम लागत होती है। मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम रेवेन्यू, वही है संतुलन की स्थिति। तो ये तीन विशेषताएं तो आप एकदम ध्यान से रख लीजिए कि अपनी कीमत या उत्पादन में वो कोई चेंज नहीं करना चाहेगी, अपने फर्म में वो अधिकतम लाभ पाना चाहेगी और फर्म की उत्पादन लागत मिनिमम होगी। तो क्या होती है? मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्ज करना चाहती है। ठीक बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब फर्म का संतुलन ज्ञात करने की विधियां क्या हैं? तो अब दो तरीके होते हैं जहां से प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम का ज्ञात किया जाता है, जहां से प्रोड्यूसर कितना संतुलन में है या कितना वो मैक्सिमम अर्न कर रहा है। इसको दो तरह से जान सकते हैं। एक होता है सीमांत आगम सीमांत लागत विधि, जिसको बोलते हैं MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच या मेथड। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है? सीमांत आगम और सीमांत लागत अप्रोच से काम करता है, MRMC अप्रोच। दूसरा क्या होता है? TRTC अप्रोच, यानी कुल लागत और कुल प्राप्ति विधि से, कुल संप्राप्ति विधि से। ठीक है, MRMC अप्रोच, TRTC अप्रोच, ये दो तरह की विधियां या ये दो तरीके हैं जिससे आप उत्पादक के संतुलन की बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये क्या तरीके हैं?
एक तरीका तो ये है कि जहां पर जैसे MRMC अप्रोच में ये देखा जाता है कि मान लीजिए पूर्व प्रतिस्पर्धा में ये MR वक्र है, देखा था ना आपने, ये MR बिल्कुल स्थिर था, जैसे यहाँ ये अगर ये 2 2 2 2 2 2 तो MR बिल्कुल स्थिर है, ये सीमांत आगम वक्र है। MC वक्र मैंने लागत वाले में आपको पढ़ाया हुआ है, कैसी होती है, U आकार की। तो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को काटेगी वहां पर उसका संतुलन देखा जाएगा। ये MC अप्रोच है, MC कर्व है, ठीक है। यानी जहां पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को काटेगी वहां पर उत्पादक का संतुलन होगा। सॉरी, अब आप कहेंगे कि सर यहां पर ये काट रही है तो नहीं होगा क्या? यहां पे वो काट रही है, पर काटने के बाद वो आगम के नीचे हो गई है, यानी अब उसकी आगम ज्यादा है और लागत कम, तो ये तो सब प्रॉफिट हुआ ना, ये तो सब प्रॉफिट हुआ, ये तो इतना एरिया पूरा प्रॉफिट का है। तो मैंने ये बोला था कि भैया आप जो है अपने लाभ को अधिकतम से अधिकतम कमाएंगे, तो वो यहां से यहां तक अगर ये क्वांटिटी मान ली जाए तो इसके बाद वो यहां से इस Q1 तक भी आएगा, क्योंकि यहां तक उसकी लागत उसके आगम से कम है। इसके बाद इसकी लागत ऊपर चली गई है तो अब उसको लागत में घाटा होगा, उसके उत्पादन में घाटा होगा, तो यहां वो एब्सेंस ऑफ चेंज में आएगा। अब इसके आगे वो नहीं बढ़ना चाहेगा, लेकिन यहां तक तो वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा। यानी अगर इसको मैं बिंदु E मानूं तो इस बिंदु E पर उत्पादक को संतुलन होगा जहां उसका सीमांत आगम उसके सीमांत लागत के बराबर है, नंबर 1। नंबर 2, सीमांत लागत वक्र उसको नीचे से काटती हो, ऊपर से नहीं। यहां पर वो ऊपर से आके काट रही है, नो दैट इज नॉट द केस। जहां पर वो उसको नीचे से काट रही हो वहां पर यह माना जाएगा कि उत्पादक अधिकतम लाभ अर्जित कर रहा है और वो संतुलन की स्थिति में देखा जा रहा है। तो ये पहला केस है, ठीक है। जब आप MRMC अप्रोच से चलेंगे, देख लीजिए ये अप्रोच आपको दिखाई पड़ रहा है कि सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से आप कैसे संतुलन बनाएंगे। अब देखिए, जैसे सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि, एक फर्म को पूर्व प्रतियोगिता के अंतर्गत अधिकतम लाभ उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां फर्म की सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया, यदि उत्पादन को संतुलन के इस बिंदु से कम या अधिक किया जाता है तो फर्म के लाभ में कमी आ जाती है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, आप अभी देखेंगे, ये देखिए, एक ही आपके पास ये ऑप्शन है, यहां पर ये सीमांत लागत कर्व जो है सीमांत आगम को नीचे से काट रही है, इसके बराबर है। अब अगर इसके पहले देखा जाए तो लागत इसके लाभ में कमी आ जाएगी, और इसके बाद जाए तो उसको घाटा या हानि होने लगेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, इस पर ध्यान दीजिए। सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के द्वारा साम्य की स्थिति की 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? फर्म उस समय संतुलन की बिंदु में आती है जब सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर हो, यानी MRMC के बराबर हो। तो एक कंडीशन तो यहां पर ये आनी चाहिए कि ये जो MR कर्व है इसके बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक। दूसरी शर्त, आप कहेंगे सर दोनों जगह बराबर है। दूसरी शर्त यह है कि साम्य बिंदु पर फर्म का सीमांत लागत वक्र सीमांत वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटता हो। देखिए ये नीचे से मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे से काटता हुआ दिखाई पड़ता हो, ठीक है। यह स्थिति उस समय निर्मित होती है जब सीमांत आगम और सीमांत लागत समानता के स्तर से आगे निकल जाए और सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाए। तो अब इस स्थिति में नो चेंज वाली स्थिति आ जाएगी। अब यहां पर उत्पादक कोई परिवर्तन करना नहीं चाहेगा, उसे लगेगा कि जितना मैं कमा रहा हूं वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मुझे अब नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं कमा सकता, हानि या लॉस की तरफ बढ़ जाऊंगा, तो मुझे अपना प्रोडक्शन यहां पर रोक देना चाहिए। एक चीज दिखाई पड़ती है, एक टेबल से आप इसको समझ सकते हैं। यह है आपका कुल आगम, यह है आपका कुल लागत, और ये सीमांत आगम है। देख लीजिए ये सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ये दोनों किस स्थिति में बराबर हो रहे हैं? एक तो ये यहां भी बराबर है, एक तो वो यहां भी बराबर है, लेकिन यहां पर वो घाटे में है। लेकिन जब यहां बराबर हैं तब वो नीचे से काट रहे हैं और यहां लाभ इसको 6 का हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बिंदु हो जाएगी ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाली बिंदु है। यहां से नीचे अब वो जाएगा तो उसको घाटा हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होगी 5वीं इकाई में वो उसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की होगी। देख लीजिए ये आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ठीक बात है। प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ये वाली कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसको नीचे से काट रही है और यहां पर वो अधिकतम लाभ कमा रहा है, इसके बाद वो हानि में होता हुआ चला जाएगा, इसलिए यहां पर इसको आप उत्पादक का संतुलन कह सकते हैं, ठीक है। तो संप्राप्ति के प्रकार यानी आगम के प्रकार और उत्पादक एक कैसे संतुलन में आता है, उसका इक्विलिब्रियम क्या होता है जब MRMC के बराबर है और MC कर्व MR वक्र को नीचे से काट रही है। ये जब आपको चीज समझ में आ जाएगी तो यहां पर आप संतुलन उत्पादक का पालेंगे, ठीक है। चलो
यहां उपभोक्ता ने उत्पादक कर सकते हैं हम, उत्पादक को संतुलन OQ लेवल पर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इसमें दो स्थितियां होती हैं। जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा फर्म को दी जाती है, तो यह एक समान होती है। इसी कारण AR और MR वर्ग हमेशा एक्स अक्षांश के समानांतर होते हैं, इसकी बात की जा रही है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि AR = MR क्यों होता है या एक्स अक्षांश के बराबर ये क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर कीमत स्थिर रहती है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो और MC कर्व सीमांत लागत वक्र है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुल आगम और कुल लागत विधि, अब दूसरी विधि आ जाएगी। तो अभी तक आपने सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि को देखा। कुल आगम और कुल लागत विधि का मतलब यह है कि यहां टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है। हमने अभी देखा था कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का बीच का जो अंतर होता है वो लाभ होता है, यानी आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना आपको मिल रहा है, इसके बीच का जो अंतर है वो लाभ है। अब जहां पर ये अंतर सबसे ज्यादा होगा, जहां पर ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का गैप सबसे मैक्सिमम होगा, वो स्थिति आपके उत्पादक का संतुलन होगा। तो TRTC का गैप जो जहां सबसे अधिक हो वो उत्पादक का संतुलन बिंदु माना जाएगा। कुल आगम तथा कुल लागत विधि के अनुसार फर्म के सामय का निर्धारण किया जा सकता है। उत्पादन की जिस मात्रा पर कुल आगम और कुल लागत का अंतर अधिकतम है, मैक्सिमम है, वहां पर फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करती है और संतुलन की स्थिति में होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि एक फर्म जब सामयिक स्थिति में होती है तो वह अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। कुल आगम और कुल लागत का अंतर ही लाभ होता है। कुल आगम तथा कुल लागत विधि में उत्पादक का संतुलन वहां होगा जब कुल आगम और लागत में अंतर अधिकतम हो जाए। अब इसके बाद अगर वो उत्पादन बढ़ाना चाहे तो फिर वो हानि में आ जाता है, यानी जहां आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा चुके हैं, जहां अधिकतम आपको अंतर दिखाई दे दिया, उसके बाद फिर आप लॉस में जाते हैं। तो दो स्थितियां रहती हैं, कुल आगम तथा कुल लागत में पाए जाने वाला अंतर अधिकतम हो, उत्पादन के वो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, ये ना हो कि माइनस में ज्यादा अंतर हो, पॉजिटिव में अंतर हो। उत्पादन के इस स्तर के बाद कुल लागत में कमी, कुल लाभ में कमी आने लगेगी। जैसे ये स्थिति आप देख लीजिए, ये है टोटल रेवेन्यू, ये है टोटल कॉस्ट। अब एक चीज आप देख लीजिए, जो आगम है और जो लागत है इसके बीच का गैप लाभ होता है। जैसे यहां तो ये माइनस में है, यहां तो लागत ज्यादा है आगम कम है, तो ये तो हानि है, लेकिन यहां से प्रॉफिट शुरू हो गया। देख लीजिए, लागत 6 है, आगम पैसा 10 रुपया मिल रहा है, लागत 8 है, आगम 18 मिल रहा है, लागत 11 है और पैसा उसको 24 मिल रहा है। आप कहेंगे सर यहां भी तो प्रॉफिट में है, 4 रुपया प्रॉफिट, 10 रुपया प्रॉफिट, 13 रुपया प्रॉफिट, पर अभी वो और कमा सकता है, अभी वो ट्राई करेगा जहां उसका मैक्सिमम लाभ आना ना शुरू हो जाए, और जब उसको मैक्सिमम लाभ मिल जाएगा तब वो संतुलन में कहा जाएगा। तो अगर आप 4 वाले इकाई पर आए तो इसका जो लागत है वो 15 है, इसको जो पैसा मिल रहा है वो 28 है, इसका लाभ यहां 13 मैक्सिमम है। तो जहां पर लागत और आगम का अंतर मैक्सिमम हो जाए वो क्या कहलाता है, वो उत्पादक का संतुलन कहलाता है। बाकी इसके बाद तो फिर इसकी लाभ घटना शुरू हो जाएगा। तो इस अप्रोच से उत्पादक का संतुलन आप दिखा सकते हैं। ये ग्राफ से आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति होती है जो ब्रेक इवन पॉइंट होती है, ये वाली स्थिति जहां दोनों बराबर होते हैं। यहां नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक, यहां भी नो प्रॉफिट नो लॉस है। जहां पर भी TRTC के बराबर है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है, वहां ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन संतुलन क्या होगा, FG पर होगा। ये FG एक ऐसा ये क्वांटिटी और ये FG एक ऐसी बिंदु है जहां इसका देखिए रेवेन्यू सबसे ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, इसके रेवेन्यू और कॉस्ट में सबसे अधिक अंतर वहां है, इसलिए उत्पादक का संतुलन इसी बिंदु पर निर्धारित किया जाएगा। तो प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं, इस तरह आपको चित्र एग्जाम में बताना पड़ता है कि TRTC कुल लागम और कुल लागत वक्र है, FG बिंदु सर्वाधिक लंबाई वाली है, ये FG सर्वाधिक लंबाई वाली है और इसलिए यहां फर्म की संतुलन में होगी क्योंकि दोनों के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, वो सबसे अधिकतम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखी जाती है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी पूर्ति की, यानी हमने जो भूमिका थी, संप्राप्ति, उत्पादक का संतुलन, ये सारी चीजों की भूमिकाएं अच्छे से देख ली। और अब हम चर्चा करेंगे कि सप्लाई क्या है, पूर्ति क्या है, यानी विधिवत रूप से इस चैप्टर को अब शुरू करेंगे और इसके पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, पूर्ति की अगर परिभाषा की बात करें, पूर्ति क्या है, सप्लाई क्या है, तो बहुत साधारण भाषा में अगर आप समझें तो जो कुछ भी आप मार्केट में देखते हैं ना, जो बिकने के लिए प्रस्तुत है, जो कुछ भी, अब देखिए वो बिकने के लिए प्रस्तुत है तो कहीं ना कहीं उत्पादन हुआ होगा, किसी न किसी फर्म द्वारा किया गया होगा। अच्छा, वस्तु और सेवा दोनों होती है, ध्यान रखिए, केवल चीजों को मत समझिएगा, सर्विसेज की भी बात है। जैसे मान लीजिए मेरी टेम्पू मेरे घर में खड़ी है तो नहीं, पर बाजार में मैं खड़ा हूं कि इससे अब कोई भी सर्विस ले सकता है, तो वो सेवा हो गई। तो कोई भी वस्तु या सेवा किसी एक कीमत पर अगर उसको बिकने के लिए या वो अपने सेवा देने को तैयार है, वो पूर्ति कहलाती है। ठीक है, अब क्या क्या इसके कंसेप्ट है देख लेंगे।
पूर्ति शब्द का अर्थ किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित समय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्या, पर्टिकुलर टाइम और एक निश्चित कीमत, पर्टिकुलर प्राइस। ठीक, तो पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्राइस पर, ठीक है, बेचने के लिए क्या हो, तैयार हो। टाइम और प्राइस, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी भी वस्तु या सेवा को कोई एक विक्रेता या कोई एक उत्पादक या फर्म एक निश्चित समय या एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं, तो वो पूर्ति कहलाती है। मान लीजिए मैंने 10 यूनिट की कोई बल्ब बनाया है, उसको मैं एक निश्चित कीमत पर एक समय बेचने को तैयार हूं, वो मेरी पूर्ति या सप्लाई कहलाएगी। पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमत पर निश्चित समय पर वस्तु की निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित समय पर वस्तु की वह मात्रा जो किसी कीमत विशेष पर उपलब्ध होती है वो पूर्ति कहलाती है। तो एक निश्चित समय पर किसी कीमत विशेष पर जो मात्रा बेचने के लिए तैयार है वो आपकी पूर्ति कहलाएगी। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार हम पूर्ति की परिभाषा एक वस्तु की मात्रा की तालिका के रूप में कर सकते हैं जो कि एक निश्चित समय या समय की अवधि में विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार है। कोई तालिका बना लेंगे, जैसे मान लीजिए 10 रुपए कीमत पर 2 इकाई हम पूर्ति कर रहे हैं या बेचने को तैयार हैं, 20 रुपए पे 4 इकाई की पूर्ति करने को तैयार हैं, तो ये उसकी पूर्ति कहलाएगी। ठीक है। थॉमस के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। दो चीजें हर परिभाषाओं में कॉमन है, एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत। तो इसकी बात का आप ध्यान रखेंगे। क्या विशेषताएं हैं? तो उपयुक्त परिभाषाओं से पूर्ति की निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती हैं। पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जो बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध है। एक तो ये समझ लीजिए, आप कोई भी चीज आप मान लीजिए फैक्ट्री में या फर्म में बना के रखी हुई है, उसी से वो पूर्ति नहीं हो जाएगी, वो उपलब्ध होनी चाहिए, वो एक्सेसिबल होने चाहिए लोगों को कि वो लोग उसको खरीद सकें। पूर्ति का संबंध एक निश्चित समय अवधि से, ऐसा नहीं कि कोई चीज है जो 20 साल के लिए रखी पूर्ति कीमत से संबंधित होती है। बिल्कुल ठीक बात, पूर्ति के नियम में पढ़ेंगे हम। जैसे मांग भी कीमत से संबंधित थी, ऐसे पूर्ति भी है। विक्रेता इसे बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है, ऐसा नहीं कि उसको बेचने को तैयार ना हो, ही इज रेडी टू सेल एट पर्टिकुलर प्राइस। अब जैसे मांग दो तरीके का था, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, उसी तरह पूर्ति के भी दो तरीके या दो भाग किए गए हैं। तो पूर्ति में एक होता है क्या, व्यक्तिगत पूर्ति, और एक होता है बाजार पूर्ति। अब व्यक्तिगत पूर्ति से मतलब क्या है और बाजार पूर्ति से मतलब क्या है? देखिए, जब कोई एक फर्म यानी जो मात्रा जो कोई एक फर्म बेचने को तैयार है एक निश्चित कीमत पर, उसको देखा जाता है तो वो व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। और जब हम सभी फर्मों की पूर्ति की मात्रा को जोड़ते जाते हैं तो वो बाजार पूर्ति का स्वरूप ले लेती है। तो किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। एक सिंगल फर्म जितना पूर्ति करेगी बाजार में, उसको हम व्यक्तिगत पूर्ति या इंडिविजुअल पूर्ति का नाम देते हैं। बाजार पूर्ति के अच्छा, इसका अगर आप टेबल ग्राफ देखना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने यहां रख दिया कीमत, यहां रख दिया फर्म ए, तो कीमत 10 से 20 हो गई, फर्म ए की पूर्ति 2 से 4 हो गई। अब इसको मैं अगर दिखाना चाहूं, आगे वक्र आएगा तो आप ऐसे देखेंगे कि यहां अगर आप कीमत ले लेंगे और यहां आप पूर्ति ले लेंगे तो कीमत यहां कितनी हो जाएगी, 10 20 2 4, तो 10 पर कितनी हो जाएगी, 2, 20 पर 4, ऐसे। ठीक है, तो ये पूर्ति वक्र आपकी हो जाती है। तो ये व्यक्तिगत पूर्ति है। ठीक है, बाजार पूर्ति में क्या होगा, इसमें कुछ चीजें और जुड़ जाएंगी। वस्तु का उत्पादन या विक्रय करने वाली सभी फर्में, ठीक, जब वस्तु में को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करती हैं तो इसे बाजार पूर्ति कहा जाता है। मतलब किसी एक फर्म का नहीं, सभी फर्मों को धीरे धीरे आप जोड़ते चले जाइए तो वहां से बाजार पूर्ति निकल जाएगी। बाजार पूर्ति को उद्योग पूर्ति या इंडस्ट्रियल सप्लाई भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेट्स सपोज किसी कोल्ड ड्रिंक की एक दुकान है या एक फर्म है, उसने जो उत्पादन किया, या मैं बोलूं कि जितना भी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फर्में हैं सबके उत्पादन को जोड़ लीजिए, तो उस पूरी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की बात आ जाएगी। व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में पूर्ति के आवश्यक तत्व जैसे समय और कीमत, ये दोनों रूप से मौजूद रहते हैं, दोनों निश्चित रूप से मौजूद रहते हैं। तो जैसे अगर मैं दिखाना चाहूं, लेट सपोज मान लीजिए यहां पर ये आपको चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं प्राइस 10 से 20, यहां मैंने फर्म ए ले लिया,
ठीक है, फर्म ए की पूर्ति वो 2 से 4 कर रहा है, फर्म बी की पूर्ति, ठीक, वो 3 से 6 कर रहा है, और यहां इन दोनों को जोड़ के मैंने मार्केट सप्लाई ले लिया, ठीक है, बाजार पूर्ति। दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 3 5, 6 + 4 10, ये क्या है, बाजार पूर्ति। ठीक, और ये मैंने फर्म ए और फर्म बी ले लिया है, ये ए की पूर्ति है, ये बी की है। अब इसको एक ग्राफ पे दिखाना होता है, ये आप समझ लीजिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक्स वाई, यहां ले लीजिए कीमत, सबकी कीमत दिखानी पड़ेगी, मिनिमम 2 से 10 तक गया है, 2 का गैप ले लीजिए, 2 4 6 8 10, यहां ले लीजिए पूर्ति तो मिनिमम 2 से पूर्ति, सॉरी कीमत तो 10 से 20 गई है ना, सॉरी कीमत तो 10 से 20 गई है, तो एक सेकंड में, ये देख लीजिए, ये बनाना बहुत जरूरी है। एक्स वाई, कीमत हमने ले ली 10 20, पूर्ति की क्वांटिटी यहां ले ली 2 से 10 तक गया है, 2 4 6 8 10। ये मैं जानबूझ के आपके सामने ग्राफ बनाता हूं ताकि आप ग्राफ बनाना सीखें, ठीक है। अब सबसे पहले ए की पूर्ति ले लीजिए, 10 पे 2 है, 10 पे 2, 20 पे 4, क्योंकि पूर्ति और सप्लाई का क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, 20 और 4 के ऊपर यहां, तो एक ये बन जाएगा। अब इसकी लीजिए, 10 पे 3, 10, 2 और 4 के बीच में यहां 3, और 20 पे 6, तो ये 20 के सामने यहां 6, तो ये आप लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तीसरा 10 पे 5, 6 और 4 के बीच में यहां 5 हो गया, और 20 पे 10, 20 पे ये 10 आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बाजार पूर्ति, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये व्यक्तिगत पूर्तियां थी, ये ए की थी, ये बी की थी, ये बाजार पूर्ति हो गई। तो इस तरह से ये कंसेप्ट चलता है, ठीक बात है। तो इसमें कीमत और समय दोनों अनिवार्य रूप से क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर फर्म ए किसी वस्तु की 700 इकाई, फर्म बी 300 इकाई और फर्म सी 500 इकाई की पूर्ति करता है, तो तीनों को जोड़ के आप बाजार पूर्ति निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और कई जगह पूछा भी गया है, इसने कई फर्मों की पूर्ति दे दी और बोला है कि यहां से बाजार पूर्ति निकालिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको सभी पूर्तियों को एक साथ जोड़ देना होगा, तो वहां से फिर बाजार पूर्ति निकल जाती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पूर्ति और स्टॉक का, कि पूर्ति और सप्लाई एंड स्टॉक में क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई देखिए, डेफिनेशन में ये था कि एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर जो बाजार में बेचने को तैयार हो, रखने को तैयार नहीं हो, जो बेचने के लिए रेडी हो। तो अर्थशास्त्र में पूर्ति और स्टॉक शब्द का आशय अलग अलग है। स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं अथवा उत्पादकों के पास उपलब्ध है। पूर्ति वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने को तैयार है। तो आपके पास कितना मौजूद है, ये आपका स्टॉक हो गया, और आप कितना बेचने को तैयार हैं, वो आपकी पूर्ति हो गई। तो जो आपके पास है वो आपका स्टॉक, जितना आप बेचने को तैयार हैं वो आपकी पूर्ति। तो ये दो अंतर है जिसे आपने ध्यान में रखना है। अन्य शब्दों में पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो बाजार में बिक्री हेतु लाया जाता है। तो जो आपका पूर्ति है वो स्टॉक का एक पार्ट होता है। आपके पास कुछ स्टॉक है, उसका कुछ हिस्सा जो आप बेचना चाहते हैं वो आपकी पूर्ति हो जाती है। यानी हो सकता है कि पूर्ति स्टॉक के बराबर भी हो जाए, जितना स्टॉक है सब बेचना चाहते हैं। हो सकता है पूर्ति स्टॉक से कम हो, पर पूर्ति स्टॉक से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जितना स्टॉक होगा वही तो बेचेंगे। यदि बाजार में वस्तु की कीमत कम है तो विक्रेता वस्तु का कम स्टॉक बिक्री के लिए जाएगा। यह हमेशा ध्यान रखिए, अभी पूर्ति के नियम में पढ़ेंगे कि पूर्ति और कीमत का एक सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है। यदि अधिक कीमत होती है तो विक्रेता ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करना चाहेगा,
कम कीमत होगी तो विक्रेता कम पूर्ति करना चाहेगा, ठीक है। तो अगर वो देखेगा कि बहुत ज्यादा प्राइस हो रही है, बहुत ज्यादा कीमत बढ़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, तुरंत ज्यादा पूर्ति करने की कोशिश करेगा, तो स्टॉक में से ज्यादा निकाल देगा, और नहीं तो स्टॉक को बचा के रखेगा। यदि वस्तु की कीमत अधिक है तो बिक्री हेतु स्टॉक की मात्रा पूर्ति के रूप में बाजार में भेज दी जाएगी। लेकिन मांग में ऐसा नहीं होता है, मांग में कम कीमत पर ज्यादा बिक्री होती है। तो पूर्ति और स्टॉक का क्या अंतर है, जो स्टॉक का वह भाग जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है वो पूर्ति कहलाती है, और वो कीमत के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, पूर्ति फलन। पूर्ति फलन क्या है? अब देखिए, मांग फलन क्या थी, मांग और मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं इनके बीच का संबंध मांग फलन था। अब पूर्ति फलन क्या है, पूर्ति और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का जो संबंध है वो पूर्ति फलन कहलाती है। ठीक बात है। वस्तु की पूर्ति एवं इसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। तो यदि पूर्ति के निर्धारक तत्वों को समूहबद्ध किया जाए तो निम्न समीकरण बनेगा क्या, Sx = F फंक्शन ऑफ Px N Gp Te Gp। सबका अगर आप देखें ध्यान से समीकरण में तो समझ में आ जाएगा। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व और पूर्ति के बीच का संबंध। Sx का क्या मतलब था, वस्तु की पूर्ति, F माने फलनात्मक संबंध, किस चीज का, वस्तु की कीमत, उत्पादक के साधनों की कीमत, तकनीकी स्थिति, संबंधित वस्तु की कीमत, उद्योग में फर्मों की संख्या, फर्मों के उद्देश्य, भविष्य में संभावित कीमत, सरकारी नीति। ये वो चीजें हैं जो पूर्ति को घटाने बढ़ाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो इन चीजों का पूर्ति के साथ क्या फलनात्मक संबंध है, यही पूर्ति फलन कहलाता है। दोबारा, ये सारे तत्व जो पूर्ति को बढ़ाने या घटाने वाले तत्व हैं, इनका पूर्ति के साथ कैसा संबंध रहता है, इसको पूर्ति फलन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं वस्तु की कीमत ही ले लूं, तो वस्तु की कीमत का पूर्ति के साथ हमेशा धनात्मक संबंध रहता है। यानी अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति की मात्रा घटेगी। ये एक संबंध है, ये पूर्ति फलन में काम आएगा। इसी तरह उत्पादन के साधनों की कीमत, जिन चीजों को मिला के आप उत्पादन करते हैं, अगर उनकी कीमत बढ़ जाए तो अपने आप प्रोडक्शन डाउन आ जाएगा, और अगर उनकी कीमत घट जाए तो प्रोडक्शन या पूर्ति सप्लाई सब बढ़ जाएगी। तो ये जो पूर्ति को परिभाषित करने वाले, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इनका पूर्ति के साथ जो संबंध है वो पूर्ति फलन कहलाता है। इसलिए अब हमें ये जान लेना जरूरी है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो पूर्ति के निर्धारक तत्व के रूप में काम करती हैं, जो पूर्ति को प्रभावित करती हैं, या जिनके फंक्शन से पूर्ति घटती या बढ़ती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें आता है पूर्ति की कीमत, वस्तु की कीमत यहां आप ले लीजिए, एक्चुअली पूर्ति नहीं, यहां पूर्ति के साथ वस्तु की कीमत। ठीक है, वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ सप्लाई, सॉरी प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, वस्तु की कीमत। अब वस्तु की कीमत कैसे प्रभावित करती है वस्तु को, पूर्ति को? देखिए, अगर किसी भी प्रकार से वस्तु की कीमत मार्केट में ज्यादा है तो जो उत्पादक होगा, जो फर्म होगा, वो ज्यादा पूर्ति करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लाभ कमाने का भी ज्यादा मौका मिलेगा। भाई कोई चीज ही 5 रुपए की है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा, मान लो मैंने बहुत ज्यादा कर लिया तो वो 4 रुपए लाभ कमा लेगा। पर कोई चीज अगर 500 की बिक रही है ना, तो उसमें कम भी लाभ कमाएगा, 50 रुपए भी कमाएगा, तो टोटल लाभ तो उसका ज्यादा हो रहा है। इसलिए जो जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है, हमेशा फर्म उसकी पूर्ति ज्यादा करना चाह रहा है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रभावित करती है सकारात्मक रूप से। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत। कोई संबंधित वस्तुएं क्या होती है, स्थानापन्न और पूरक। तो अब उनकी कीमतें भी पूर्ति को प्रभावित करेंगी। उसकी मांग प्रभावित होगी, उसकी पूर्ति प्रभावित होगी, डिटेल में भी देखेंगे। उद्योगों में फर्मों की संख्या, अगर फर्म ज्यादा है तो पूर्ति ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्म कम है तो पूर्ति कम होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, सिंपल लॉजिक है। फर्मों का उद्देश्य क्या है, इस वजह से भी पूर्ति प्रभावित होती है कई बार। उत्पादन के साधनों की कीमत क्या है, इससे भी पूर्ति प्रभावित होगी। कैसे, अभी डिटेल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए उत्पादन के साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। तो अगर ये महंगा मिल रहा है बाजार में, है ना, अगर मान लीजिए जमीन महंगी मिल रही है, लेबर महंगे मिल रहे हैं, ये सारे उत्पादन के साधन अगर महंगे मिल रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उत्पादन महंगा होगा और वहां पूर्ति घटेगी, और अगर सस्ता है तो पूर्ति बढ़ेगी। तकनीकी स्थिति, अगर मान लीजिए तकनीकी रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, यानी टेक्निकल एडवांसमेंट उस कंपनी या फर्म के पास बहुत अच्छा है, तो पूर्ति ज्यादा होगी। अच्छी मशीनें हैं, अच्छा टेक्निक है, अच्छे तकनीकी लोग हैं, तो पूर्ति ज्यादा रहेगी, वरना कम रहेगी। भविष्य में संभावित कीमत, अगर मान लीजिए आने वाले फ्यूचर में कोई कीमत बढ़ने वाली है, तो फिर क्या होगा, अगर बढ़ने वाली है तो पूर्ति हो सकता है थोड़ा कम हो कि ज्यादा कीमत आएगी तब बेचेंगे, या अगर एकदम घटने वाली हो तो ज्यादा पूर्ति हो जाए। शासकीय नीति, मान लीजिए सरकार जो है वो
टैक्सेस कम कर रही है, तो फिर वहां पर जो फर्म होगा वो सोचेगा कि भाई हाँ हम ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करें, ज्यादा उत्पादन करें। बहुत टैक्स लगाएगी तो फिर पूर्ति वहां से कम हो सकती है। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जो पूर्ति के निर्धारक तत्व हैं, जिसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कहते हैं। और इनका पूर्ति के साथ जो संबंध होता है, मतलब ये सारी चीजें और पूर्ति, एक्चुअल में कितनी पूर्ति हो रही है, ये जो संबंध है, इस संबंध को हम क्या कहते हैं? इस संबंध को कहते हैं पूर्ति फलन। क्या कहेंगे? पूर्ति फलन, यानी जिसको कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, आ गई बात समझ में? यानी पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व और पूर्ति, इनका आपस में जो संबंध है वो पूर्ति फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो वेरी गुड। अब देखते हैं वस्तु की कीमत कैसे प्रभावित कर रही है। तो किसी वस्तु की कीमत का उस वस्तु की पूर्ति पर अधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तु की अधिक कीमत से उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वह पूर्ति भी अधिक करता है। इसके विपरीत कम होने पर, कीमत कम होने पर लाभ कम होता है, अतः उत्पादक पूर्ति कम कर देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव संबंध होता है। क्लियर है ना? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। संबंधित वस्तु की कीमत कैसे प्रभावित करेगी वस्तु की पूर्ति को? किसी वस्तु की पूर्ति उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत पर भी निर्भर करती है। जैसे स्थानापन्न वस्तु की बात करें तो अगर एक विक्रेता चाय और कॉफी दोनों को बेचता है और बाजार में कॉफी की कीमत बढ़ जाए तो चाय की कॉफी की पूर्ति बढ़ा देगा, चाय की बजाय कॉफी की पूर्ति बढ़ा देगा। मतलब मान लीजिए एक कोई फर्म है, वो चाय भी बेच रहा है, कॉफी भी बेच रहा है, उसको ये दिख रहा है कि यार बाजार में कॉफी महंगी बिक रही है और लोग खरीद रहे हैं, तो वो चाय नहीं बेचेगा, कॉफी ज्यादा बेचेगा। या अगर कॉफी की जगह चाय महंगी बेच रही है तो चाय ज्यादा बेचेगा ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके। उद्योगों में फर्मों की संख्या यानी नंबर ऑफ फर्म्स। तो अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में जो फर्म है वो ज्यादा है, तो अगर ज्यादा फर्म होंगे तो निसंदेह फिर पूर्ति भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर फर्म कम होंगे तो उस हिसाब से पूर्ति भी क्या होगी? कम होगी। तो बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति उद्योग में फर्मों की संख्या पर निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति अधिक होती है और फर्मों की संख्या कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फर्मों के उद्देश्य की बात करें तो बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति पर फर्म के उद्देश्य का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो केवल अधिक कीमत पर ही पूर्ति बढ़ेगी। और मान लीजिए फर्म का उद्देश्य कि नहीं हमको लाभ नहीं कमाना है, जनता की सेवा के लिए है, तो हो सकता है कम कीमत पर भी ज्यादा पूर्ति हो जाए। तो इसलिए नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। कई बार आपको लगेगा सर मैंने देखा यहाँ बहुत कम कीमत पर पूर्ति हो रही थी, इसका मतलब वहां उद्देश्य ये था कि लोगों का वेलफेयर, कल्याण हो। जैसे आप सरकारी अनाज को देख लीजिए, 1 रुपए 2 रुपए में खूब गेहूं और खूब चावल दे रहे हैं, तो वहां पूर्ति तो बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फिर आता है उत्पादन के साधनों की कीमत। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन, जल्दी बोलिए मेरे साथ, कई बार करा है, साहस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इन उत्पादन की साधन की कीमत बहुत ज्यादा है, अगर ये महंगे हैं उत्पादन के साधन, तो निस्संदेह क्या होगा? निस्संदेह ही पूर्ति जो है वो कम होगी। और अगर ये सस्ते मिल जाएंगे तो पूर्ति ज्यादा होगी। उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध होता है। यदि उत्पादन में साधनों की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु विशेष की लागत बढ़ जाती है और इसलिए पूर्ति कम होगी। जितना ज्यादा कॉस्ट होगा फिर पूर्ति कम होगी। और इसके विपरीत यदि साधनों की कीमत कम होती है तो उत्पादन की लागत में कमी आती है और पूर्ति भी ज्यादा हो जाती है। फिर आता है तकनीकी स्थिति, जिसको टेक्निकल एडवांसमेंट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए खूब अच्छी स्थिति का तकनीक है, अच्छी मशीनें हैं, प्रोडक्शन करने के तरीके अच्छे हैं, तो वहां पर पूर्ति बढ़ती है। वस्तु की पूर्ति पर तकनीकी ज्ञान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तकनीकी ज्ञान के कारण आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना? जो सड़क पहले एक दिन में 2 किलोमीटर बनती थी, अब 20 किलोमीटर बन रही है, तो सप्लाई ऑफ रोड तेज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मशीनें आ गई, तो वहां पर पूर्ति फिर इस हिसाब से तेज जाती है। और ठीक इसका उल्टा, अगर तकनीकी रूप से कोई फैक्ट्री अगर कमजोर है, वो केवल लेबर पर डिपेंडेंट है, वहां पर मशीनें नहीं है, वहां पर नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, तो वहां पर प्रोडक्शन या सप्लाई कम हो जाती है। भविष्य में संभावित कीमतें, जैसे मांग में क्या होता था? मांग में अगर हम देखते थे कि अगर भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो लोग पहले खरीद लेते थे, और भविष्य में कीमत घटने वाली है तो वो बाद में खरीदते थे। यहां क्या होगा? किसी वस्तु की कीमत में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की संभावना से पूर्ति प्रभावित होती है।
अगर मान लीजिए कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो अभी उसकी पूर्ति घट जाएगी। भाई उत्पादक क्या सोचेगा या फर्म क्या सोचेगी, जब कीमत ज्यादा हो मैं तभी बेचूं, तो वो सोचेगा कि ठीक है जब अभी आगे जब कीमत बढ़ने वाली है तो कीमत बढ़ेगी मैं तभी बेचूंगा, अभी बेचने का कोई फायदा नहीं है। और अगर उसको ये लगेगा कि नहीं भविष्य में कीमत घटने वाली है तो वो अभी पूर्ति को बढ़ा देगा कि जो लाभ कमाना है वो मैं अभी कमा लेता हूं। तो ये भी एक इसका कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमें ध्यान में रखना है। शासकीय नीति जिसको गवर्नमेंट पॉलिसी कहते हैं, ये सारी चीजें क्या लिखी हैं, जीपी जो आप देख रहे हैं या जो ये ईएक्स देख रहे हैं, ये वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो ये यहां आप जो देख के आए इस फॉर्मूले में जो आपने देखा है ये सारी चीजें। तो शासकीय नीति क्या है? शासकीय नीति का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। जैसे आपने बहुत सुना होगा गवर्नमेंट बार बार बोलती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया हम जो आपका बिजनेस है उसको आसान बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे जैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखेंगे, टैक्स कम लगाएंगे, आपको जो सहूलियत होगा देंगे। तो अगर सरकार की प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट नीति है, यानी वो कम टैक्सेस लगा रही है, आपको अच्छा माहौल दे रही है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और नहीं तो सप्लाई घटेगी। तो किसी वस्तु की पूर्ति देश की कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है, फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा है। सरकार वस्तु पर अधिक कर आरोपण करती है तो उस वस्तु की लागत बढ़ती है, तो फिर वहां सप्लाई घटती है। जैसे आपने एक टैक्स सुना होगा इकोनॉमिक्स में, एंजल टैक्स। जैसे नए नए जब स्टार्टअप्स आते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए 2-3 साल तक उनको टैक्स हॉलीडे भी दिया जाता है, टैक्स में छूट दी जाती है। तो ये सारी चीजें उसी के तरीके होते हैं। तो ये वो चीजें थी, ये वो तत्व थे जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, चाहे वो उसकी कीमत हो, चाहे वो सरकारी नीति हो, चाहे तकनीकी व्यवस्था हो, चाहे आप ये कह सकते हैं भविष्य में संभावित कीमतों में परिवर्तन हो, चाहे वहां पर आप जो संबंधित वस्तु की कीमतें हैं ये सारी, या उत्पादन के साधनों की कीमतें हैं, ये सब की सब चीजें उत्पादन पूर्ति को प्रभावित करती हैं और इनको पूर्ति के प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में देखा जाता है। और इन तत्वों का पूर्ति के साथ जो संबंध है उसको पूर्ति फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, कोई समस्या तो नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और होती है, इन तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे उत्पादकों की रुचि, यानी उनकी जो अपनी टेस्ट या प्रेफरेंस है। मान लीजिए कोई उत्पादक है, उसको ये लग रहा है कि नहीं मैं तो ये चीज बनाऊंगा, मुझे यही पसंद है, या मुझे ये सर्विस, कोई डांसर है उसे डांस वाली सर्विस देनी पसंद है, उसे डांस सिखाना पसंद है, कोई टीचर उसे पढ़ाना पसंद है। तो जो रुचि होती है उससे भी पूर्ति प्रभावित होती है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन होता है। दूसरा प्राकृतिक कारण, जैसे मान लीजिए गुजरात है, अब गुजरात के लोग ये सोचें कि मैं यहाँ सेब उगाऊं, तो क्या वो सप्लाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, वहां कॉटन उगेगा ना। हिमाचल के लोग सोचें कि मैं वहां पर कॉटन उगा लूं, ठीक है, तमिलनाडु या महाराष्ट्र के लोग सोचें कि मैं ज्यादा जूट उगा लूं तो बंगाल में होगा। तो ये जो भौगोलिक स्थिति है, जो प्राकृतिक स्थिति है, वो भी सप्लाई को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए दक्षिण एकदम गर्म प्रदेशों में चले जाएं और वहां आप उलन कंबल बेचने लगे या उलन कोट बेचने लगे, नहीं ना, वो उसके लिए आपको शिमला जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कश्मीर जाना पड़ेगा। तो पूर्ति को प्राकृतिक कारण भी, उसके अलावा परिवहन और संचार के साधन। अब कोई चीज आप पूर्ति करना चाह रहे हैं पर वहां पर परिवहन की साधन नहीं है, वो चीज आप ले नहीं जा सकते, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो वहां नहीं पहुंच पाएगी। राजनीतिक स्थिरता, बिल्कुल ठीक बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि कहीं सरकार गिर रही है कि बन रही है, कि वहां पर कोई निर्णय लेने वाला है कि नहीं है, पॉलिटिकली कितना एक्टिव वहां का एटमॉस्फेयर है, उससे भी पूर्ति प्रभावित होती है, वरना पूर्ति घट जाएगी। उत्पादक संघ, कई बार जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनके अपनी अपना एक कह सकते हैं कि जिसको बोला था ना कि उनका ऑर्गेनाइजेशन या उनकी यूनियन होती है और वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस चीज की पूर्ति करनी है, कि घटानी है, कि बढ़ानी है। ये सारी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं, पूर्ति को कम ज्यादा करने में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देख ली। अब आती है कहानी पूर्ति तालिका और पूर्ति वक्र की। पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका क्या है? एक ऐसी तालिका जो पूर्ति और विभिन्न कीमतों पर पूर्ति कितनी रहने वाली है इसको दर्शाती है। इसको हम पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची कहते हैं। उसे तालिका का जब हम वक्र बना देते हैं तो वो पूर्ति वक्र बन जाती है। ठीक बात। पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है। यानी अलग अलग कीमतों पर आप कितना पूर्ति करने वाले हैं, कितना पूर्ति कर सकते हैं, और एक समयावधि में, वो जो दर्शाने वाली तालिका होती है। जैसे मान लो मैं यहां बोलूं प्राइस 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, यहां लिख दिया मैंने सप्लाई, तो यहां रख दिया 20, 40, 60।
तो ये जो मैं एक तालिका या शेड्यूल या अनुसूची बना रहा हूं, ये क्या बनती है? इसी को पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका कहते हैं। सप्लाई टेबल या सप्लाई शेड्यूल इसका कहा जाता है। सरल शब्दों में विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली मात्राओं को यदि तालिका में या टेबल बनाकर व्यक्त किया जाए, सो इफ वी मेक अ टेबल इन विच वी शो दैट एट डिफरेंट प्राइसेस द डिफरेंट लेवल ऑफ सप्लाई विल बी देयर, उस टेबल या तालिका को हम पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची कह सकते हैं। अब ये दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, एक बाजार पूर्ति अनुसूची, जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। व्यक्तिगत व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची जो होगी वो किसी एक फर्म की अलग अलग कीमतों पर जो सप्लाई होने वाली होगी उसको दिखाएगा। जो बाजार पूर्ति अनुसूची होगी वो कई फर्मों को एक साथ जोड़ लेगा और जोड़ के बाजार पूर्ति को दिखाने का प्रयास। अब देखिए, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची की अगर बात करें तो एक फर्म विभिन्न कीमतों पर वस्तु जितनी मात्रा में बेचने को तैयार है उसका तालिकाबद्ध रूप व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाता है। मैंने आपको बताया भी था कि यहां सिंगल फर्म की बात होगी। एक फर्म कितने कीमत पर कितनी चीजें बेच रहा है। जैसे अगर मैं ये 10 रुपए कीमत है और 10 से बढ़ती चली जा रही है और इकाई की मात्रा बढ़ती जा रही है। पूर्ति का नियम तो ये कहता ही है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की मात्रा या पूर्ति की इकाई में बढ़ोतरी होगी। ये बात बहुत क्लियर रहती है। तो यहां कीमत बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और उसी हिसाब से पूर्ति भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और यहां फर्म कौन सी है? बस एक फर्म है, तो ये भी क्लियर है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है उसकी पूर्ति भी बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उसकी सप्लाई बढ़ती है। स्पष्ट है कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह अनुसूची है जो अन्य बातें समान होने पर एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा के कार्यात्मक संबंध को बताती है। यानी किसी वस्तु की कीमत कितनी है और उसके द्वारा कितनी मात्रा बेची गई है, इसके बीच क्या फंक्शनल रिलेशन है, क्या कार्यात्मक संबंध है, इस चीज को व्यक्तिगत पूर्ति बताती है। तो जैसे मान लीजिए लेट सपोज यहां पर हमने प्राइस रख लिया 10, 20, 30, तो यहां पर सप्लाई आप रख लेंगे कितना? 5, 10, 15। तो यहां पर अगर आप इसको खींचना चाहें x, y और यहां पर हो जाएगी क्वांटिटी पूर्ति। ठीक है, तो पूर्ति को 0 से 5, 10, 15। ठीक है, ये 3 पूर्ति आपने रख ली यहां पर और यहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 10, 20, 30। अब देखिए 10 रुपए पर 5 पूर्ति, तो 10 पे 5, 20 पे 10 और 30 पे 15। ये हो गया आपका पूर्ति वक्र। तो ये सप्लाई कर्व इस तरह बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हमेशा ध्यान पे रखना होता है। और पूर्ति और लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर एक फर्म की बात की गई है। यहीं पर जब एक से ज्यादा फर्में हो जाएंगी तो फिर वो बाजार पूर्ति का स्वरूप ले लेती है। ठीक है, बाजार पूर्ति अनुसूची की बात करें तो बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाने के लिए उपलब्ध होती है उसका तालिकाबद्ध रूप बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाता है। तो फर्म, एक फर्म है, 2 फर्म है, 3 फर्म है, सभी फर्मों को अगर आप जोड़ देंगे तो उसके द्वारा फिर क्या निकल जाएगा? बाजार पूर्ति वहां पर निकल कर आ जाएगी। जैसे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, ये कीमतें आपको दिखाई दे रही हैं। फर्म ए द्वारा कितना सप्लाई है, फर्म बी द्वारा कितना सप्लाई है, बाजार पूर्ति क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो कई बार आपको बताया जा चुका है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली समस्या नहीं है, इसमें बिल्कुल भी अपने आप को फंसना नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर यहां पर दे दिया गया। फिर आता है पूर्ति वक्र। तो उसी मांग पूर्ति तालिका को, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो बाजार हो, जब आप वक्र का रूप देते हैं, जब उसको कर्व के रूप में खींचते हैं तो पूर्ति वक्र बन जाती है। पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं किसी चीज का, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो यह पूर्ति वक्र कहलाती है। यह एक धनात्मक वक्र होता है। धनात्मक वक्र यानी पॉजिटिव कर्व होता है। ठीक है, यह एक पॉजिटिव कर्व होता है जो बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर की ओर उठता हुआ बनता है। तो कहां से कहां जाएगा? बाईं से दाईं की ओर ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। अभी हमने इसको देखा था। तो जब भी आप अनुसूची को चित्रात्मक रूप से या ग्राफिकली रूप से प्रेजेंट करते हैं तो वो पूर्ति वक्र का रूप लेती है। पूर्ति का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा के संबंध को बताता है। किसी वस्तु की कितनी कीमत है और उस कितनी कीमत पर वो कितनी मात्रा बेचेगा, इसका जो आपसी संबंध है ये पूर्ति वक्र कहलाता है।
इसके अनुसार अन्य बातें यथास्थिर रहते हुए किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है और कमी होने पर उसकी कमी में भी पूर्ति में भी कमी होती है। तो अब लॉ ऑफ सप्लाई को अगर आप देखें, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक आपके पास टॉपिक है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब ये एक ऐसा कानून या नियम है, एक पूर्ति का ऐसा नियम है जो पूर्ति और कीमत के बीच के संबंध को बताता है। जैसे मांग के नियम में आपने क्या देखा था कि मांग और कीमत का नकारात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। तो जैसे अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर कंज्यूमर का बिहेवियर था। हर चीज के लॉजिक में जाइए, यहां पर प्रोड्यूसर का बिहेवियर, यहां प्रोड्यूसर क्या चाह रहा है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो वो जब ज्यादा कीमत देखेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करेगा, जब वो कम कीमत देखेगा तो वो कम पूर्ति करेगा। तो पूर्ति का नियम यह बताता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति की मात्रा घटेगी। बहुत क्लियर बात है। इस प्रकार पूर्ति का नियम कीमत तथा विक्रय की जाने वाली वस्तु में सीधे संबंध को बताता है। पूर्ति का नियम भी एक गुणात्मक कथन है, न कि परिमाणात्मक कथन। अर्थात यह नियम पूर्ति में केवल परिवर्तन की दिशा को बताता है। ठीक, यानी जो देखिए ये कंफर्म बात है, जो पूर्ति का नियम है वो एक डायरेक्शन देगा, वो आपको ये बताएगा कि हाँ भाई अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। किस मात्रा में बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी कि कम बढ़ेगी, घटेगी कि क्या घटेगी, ये चीज नहीं बताता है। ये एक डायरेक्शन बताता है कि हाँ भाई अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी उस हिसाब से बढ़ेगी। ये चीज पूर्ति के नियम से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अब पूर्ति के नियम की परिभाषा अगर देखी जाए, क्या उसकी परिभाषा होगी, तो प्रोफेसर वॉटसन के अनुसार पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है, कीमत के घटने से घट जाती है। तो अगर किसी की भी वस्तु की कीमत जो है, अगर एक वस्तु की समान रहे और वस्तु की पूर्ति कीमत के बढ़ने से बढ़ जाए और कीमत के घटने से घट जाए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पूर्ति, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? पूर्ति एवं कीमत में धनात्मक या सकारात्मक संबंध, सकारात्मक संबंध। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। पूर्ति और उसकी कीमत में क्या होगा? धनात्मक या सकारात्मक संबंध देखने को मिलता है। ये पूर्ति का नियम है। तो पूर्ति का नियम क्या है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी, वस्तु की कीमत घटने से पूर्ति घटेगी। इसकी और व्याख्या अगर आप करना चाहें तो वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है और तालिका और रेखा चित्र से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये तालिका है और ये वस्तु की पूर्ति है। अगर आप इसका रेखा चित्र बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? बार बार मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूं ताकि आप समझ जाएं, और एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। यहां आप ले लीजिए कीमत या प्राइस, ठीक है, 1 से लेके 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहां लीजिए वस्तु की पूर्ति 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर आप खींचे 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पे 5, तो ये क्या निकल गया? ऐसा पूर्ति वक्र निकल के आ जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये पूर्ति का नियम भी जब आप दिखाएंगे तो आपको ग्राफ बना के, कर्व बना के दिखाना पड़ेगा। कहीं कंजूसी मत करिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में मार्क्स में भी कंजूसी हो सकती है। अब इसकी क्या मान्यताएं हैं? तो उत्पत्ति के साधनों की कीमतें अपरिवर्तित रहनी चाहिए, साधनों की कीमत में कोई चेंज ना आए, क्रेताओं और विक्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन ना हो, उत्पादन की तकनीक में कोई चेंज ना हो, क्रेता और विक्रेता की रुचि या पसंद एकदम स्थिर बनी रहे, विचाराधीन वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, यानी वो चीजें जो पूर्ति को प्रभावित करती हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी कीमत के अतिरिक्त बाकी जो चीजें हैं वो स्थिर रहें, चाहे उत्पादन के साधन की कीमत हो, चाहे तकनीक का स्तर हो, चाहे उत्पादन के साधनों की उपलब्धता की बात हो, या भविष्य में कीमत में परिवर्तन की बात हो, इसमें कोई चेंज ना आए। और उसके बाद अगर कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटती है तो वस्तु की कीमत पूर्ति घटेगी। अब कुछ ऐसी भी जगह है जो अपवाद है, जो एक्सेप्शंस हैं, जहां ये लागू नहीं होता। कुछ विशेष दशाओं में वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाता, ऐसी दशाओं में पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाता है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पर इनका रिलेशन एक दूसरे से काम नहीं करता है और फिर पूर्ति का नियम वहां लागू नहीं होता है। जैसे पहला है कृषि वस्तुएं, एग्रीकल्चरल गुड्स। तो यहां क्या है, कभी कभी प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकंप, अल्प वर्षा, टिड्डी प्रकोप, इसके कारण फसलें नष्ट होती हैं
और ऐसी दशा में कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति में वृद्धि संभव नहीं हो पाती। ये बहुत क्लियर कट बात है। तो कृषि वस्तुओं में एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ये पूर्ति का नियम तो ये है कि कीमत बढ़ने पे सप्लाई बढ़नी चाहिए, पर एग्रीकल्चर वस्तु है, अगर किसी कारण से खराब हो गई तो यहां ये लागू नहीं होगा। दूसरा, नाशवान वस्तुएं, यानी जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, उन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। वहां ये वेट नहीं किया जाएगा कि कीमत बढ़े तो हम इसको बढ़ाएं, नहीं, वहां तो जल्द से जल्द उसको हटाना होता है। तो जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं वहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत लंबे समय तक उत्पादक इंतजार नहीं कर सकता। तो नष्ट होने पर के भय से प्राय से कम कीमत पर वस्तु अधिक मात्रा पूर्ति के लिए प्रस्तुत कर दी जाती है। दूध, फल, सब्जी, ये सारी चीजें इसके उदाहरण हैं। तीसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुएं। सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं की पूर्ति सीमित होती है, अतः इन वस्तुओं के संबंध में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर इनकी पूर्ति को घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता है। तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तु है, जिसको कंस्पिशियस नेसेसिटीज भी कहते हैं, यहां भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। और मांग में भी जो सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं वहां मांग का नियम भी लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां कीमत कोई मैटर ही नहीं करती है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं इसको कहा जाता है। तो एक यहां नहीं लागू होगा। तो ये क्या था, यहां तक आपने बेसिकली देखा कि भाई पूर्ति का नियम क्या है और कहां कहां पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। तो पूर्ति का नियम यह कहता है कि पूर्ति के वस्तु की कीमत के अलावा बाकी अन्य सभी जो कारक हैं वो अगर स्थिर रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटने पर पूर्ति घटेगी। ये चीज हमने देख ली। अब एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर की तरफ चलते हैं, और वो है पूर्ति वक्र में चलन तथा खिसकाव, जिसको बोलते हैं मोमेंट एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी मैंने आपको डिमांड में भी बताया था, और क्या बताया था शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप एक एक करके सब पकड़ लेंगे। देखिए, ये जो है आपका पूर्ति वक्र है, ऐसे, ठीक, ये आपका पूर्ति वक्र है। अब इस पूर्ति वक्र में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। दो तरह के परिवर्तन क्या होते हैं, या तो ये पूर्ति वक्र ऊपर या नीचे इसी में संचलन होता रहेगा जैसे मांग में होता था, या दूसरी कहानी ये होगी कि ये पूर्ति वक्र, मान लो अगर पूर्ति वक्र है तो हो सकता है वो राइट में शिफ्ट हो जाए या हो सकता है वो बाईं और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो दो तरह के मोमेंट्स होते हैं किसी भी सप्लाई कर्व में। तो ये जो ऊपर और नीचे होता है इसको बोलते हैं संचलन या अंग्रेजी में मोमेंट, जहां पर एक ही पूर्ति कर्व होगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है, संचलन, मोमेंट। और ये जो आप बाईं और दाईं तरफ देख रहे हैं, खिसकाव या शिफ्ट। तो आइदर देयर विल बी अ मोमेंट इन द सप्लाई कर्व और देयर विल बी अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अब कहानी ये बनती है कि ये नीचे का मोमेंट और ऊपर का मोमेंट क्या दर्शाता है, और ये बाएं और दाईं ओर का खिसकाव क्या दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब अगर आप केवल संचलन की बात करें पूर्ति वक्र में, केवल अगर मैं संचलन की बात करूं तो यहां दो कहानी बनेगी। एक कहानी बनेगी पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का विस्तार, और एक कहानी बनेगी पूर्ति का संकुचन। ठीक, पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जो पूर्ति का संचलन है वो होता है कीमत में परिवर्तन के कारण। ध्यान रखिए, कीमत में परिवर्तन, बाकी चीजें नहीं, केवल कीमत, केवल प्राइस। और जब वहां पर आप खिसकाव देखेंगे तो वो कीमत के अतिरिक्त कारणों से होगा। तो जो पूर्ति का जब संचलन होगा या मूवमेंट होगा तो वहां सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी कीमत, ठीक है। तो कीमत क्या होगा, पूर्ति के विस्तार में क्या कहानी होगी, कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, ठीक। और संकुचन में क्या होगा, संकुचन में यह होगा कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा घटेगी, कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा घटेगी। दो कंडीशंस बनेंगे, ठीक बात।
तो जब कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जब कीमत घटने से पूर्ति घटती है। ठीक बात। तो जब कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा, ऊपर की ओर संचलन। पहले यहां थी पूर्ति, फिर यहां आ गई, तो यहां क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, और यहां क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। यानी उसी पूर्ति वक्र में ऊपर और नीचे का मूवमेंट होगा। अगर विस्तार होगा तो पूर्ति वक्र ऊपर जाएगी। अभी मैं टेबल बना के दिखा दूंगा आगे। जैसे मान लीजिए अगर 10 से 20 हो गई कीमत और पूर्ति 10 से 20 ये भी हो गई, या 5 से 20 हो गई, जैसे ही बढ़ गई तो ऐसा ऊपर की तरफ पूर्ति वक्र बढ़ेगा। और अगर कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा घटती है तो वही पूर्ति वक्र नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसको संकुचन कहते हैं, ये विस्तार कहते हैं। एक तो ये हो जाता है संचलन। अब अगर मैं खिसकाव वाली बात करूं, जिसको अंतरण कहा जाता है, एक्चुअली पूर्ति वक्र का खिसकाव, या जिसको बोलते हैं शिफ्ट। ठीक, तो इसके दो भाग होते हैं। एक पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी। ठीक, जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब आप बोलोगे सर वहां भी तो पूर्ति बढ़ या घट रही थी, लेकिन वहां कारण कीमत था, यहां कारण क्या हो जाएगा, कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अतिरिक्त। ठीक है, यहां कीमत के अतिरिक्त जो कारण है उसके वजह से पूर्ति वक्र का खिसकाव होगा। तो यहां क्या होगा, कीमत स्थिर रहने पर भी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। और यहां क्या होगा, पूर्ति की मात्रा घटेगी। सीधी कहानी है, पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी और पूर्ति की मात्रा घटेगी। तो ये दो कंडीशंस जिसको सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पूर्ति की मात्रा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और यहां पर क्या होगा, पूर्ति कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये दो कहानी बनती है। ठीक बात है, समझ में आ गई बात, कोई समस्या तो नहीं है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है, और इसी तरह आप इस चीजों को इजीली कर लेंगे। तो पूर्ति में विस्तार और संकुचन देख लेते हैं, जिसमें पूर्ति वक्र के साथ चलन होता है, मूवमेंट होता है, और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई इसको कहते हैं। तो जब वस्तु की पूर्ति की मात्रा में अन्य तत्वों को स्थिर रहने पर केवल वस्तु की कीमत, ध्यान रखिए यहां, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है, तो इसे पूर्ति का विस्तार अथवा पूर्ति का संकुचन कहा जाता है या कहलाता है। यहां केवल कारण क्या होगा कि कीमत बढ़ गई, घट गई। ठीक है, अच्छा, इसे रेखा चित्र के द्वारा एक पूर्ति के वक्र पर चलन के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जैसे वहां मांग की मांगी गई मात्रा कहते थे। ठीक है, तो अब जैसे हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। दोनों में से पहले विस्तार को देख लीजिए, एक्सटेंशन को। क्या किया गया है, कीमत बढ़ाई गई है और मांग, वस्तु की यहां पूर्ति कर लीजिए, मांग नहीं, वस्तु की पूर्ति। ठीक है, तो यहां कीमत बढ़ाई गई है, यहां वस्तु की पूर्ति आपको दिखाई दे रही है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, लेट सपोज एक्स वाई, तो यहां आ जाएगी कीमत और यहां आ जाएगी पूर्ति। कीमत 2 से 8 हुई है, 2 4 6 8। पूर्ति क्या होगी, 0 1 2 3 4। तो अब अगर 2 रुपए कीमत है तो वस्तु की पूर्ति कितनी है, 2 पे 1, और 8 रुपए पे 4 हो गई। ये 8 है और ये आ गई 4, तो ये कहां गया, नीचे से ऊपर की ओर। तो यहां आपको क्या दिखाना है, ऊपर की ओर संचलन। ठीक, तो मांग के पूर्ति के विस्तार की ये कहानी है, देख लीजिए। ये कीमत है और ये पूर्ति की मात्रा है, जिसको पूर्ति में विस्तार कहा जाता है। अब आते हैं पूर्ति के संकुचन। पूर्ति में विस्तार के ठीक विपरीत, जब अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत
में कमी हो जाने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में भी कमी आ जाती है तो उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का मतलब क्या है? वस्तु की कीमत घट गई तो उसकी पूर्ति क्या हो गई? ये भी घट गई। तो अब इसको आप कैसे दिखा सकते हैं? छह और दो, तो 2 4 6 8, यहां पर 2 4 6, तो 6 रुपए कीमत है तो 5 रुपए की डिमांड है। 6 पर 4 और 6 के बीच में 5, यहां 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगी। 2 पर वो 2 हो गई, 2 रुपए पे 2 हो गई। यानी अब आप पहले यहां थे, यहां आ गए, तो ये क्या हो गया? नीचे की ओर संचलन। ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट। तो होता क्या है, जब वस्तु की कीमत घटने से उसकी सप्लाई भी घट जाए तो वहां पर नीचे की ओर संचलन होता है, जिसको डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं और इसे पूर्ति का संकुचन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये बात बहुत क्लियर आप रख लीजिएगा, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात पूर्ति में वृद्धि और कमी की। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पूर्ति में वृद्धि और कमी क्या होगी? कीमत के अतिरिक्त कारणों से होगी। ठीक है, तो कीमत के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जिनसे वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे इन तत्वों में तकनीकी सुधार, यातायात के साधनों का विकास, उपभोक्ता की आय या रुचि, ये सारे परिवर्तन शामिल हैं। तो अगर मान लीजिए तकनीकी विकास हो जाए, रुचि बढ़ जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, तो इन कारणों से फिर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, उनकी पूर्ति बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और खास करके उसमें उत्पादक की रुचि की बात करते हो, उत्पादक की रुचि उसमें ज्यादा मायने रखेगी। उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा सोचिएगा। पूर्ति में परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र अपनी स्थिति में बाएं और दाएं ओर खिसक जाता है और इसे पूर्ति में परिवर्तन कहा जाता है, चेंज इन सप्लाई कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया बाएं और दाएं दोनों हो सकता है। तो इसके दो सूरत हाल बनेंगे। एक बनेगा पूर्ति में वृद्धि। तो पूर्ति में वृद्धि यानी इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, पूर्ति में विस्तार देख चुके हैं आप, वहां भी पूर्ति बढ़ रही थी लेकिन वहां कीमत बढ़ने के कारण बढ़ रही थी। यहां क्या है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने के बावजूद अन्य तत्व में परिवर्तन होने से अगर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। जैसे उत्पादक की रुचि बढ़ जाए, उसको उत्पादन करने की, फर्मों की संख्या बढ़ जाए, है ना, ये सारी चीजें जब होती हैं तो उस कंडीशन में पूर्ति बढ़ती है। अब यहां आप इसको कैसे दिखाते हैं? कीमत में कोई चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, पूर्ति में वृद्धि के कारण पहले देख लीजिए। जैसे अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी आ जाए, बाकी चीजों वस्तुओं की कीमत में कमी आ जाए तो उपभोक्ता, उत्पादक उसको छोड़ के जिसकी कीमत ज्यादा रहेगी उसका उत्पादन करेगा, उसका सप्लाई ज्यादा करेगा। उत्पादन के साधन की कीमत कम हो जाए, जिन साधनों का इस्तेमाल करके उत्पादक जो है प्रोडक्शन कर रहा था वो सस्ती हो जाए तो उसका कॉस्ट कम आ जाए तो ज्यादा बनाएगा, ज्यादा सप्लाई करेगा। तकनीक या प्रौद्योगिकी उन्नत हो जाए यानी टेक्नोलॉजी और बेहतर हो जाए, टैक्स में कमी हो जाए, बिक्री की मात्रा को अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्मों की संख्या बढ़ जाने पर, ये सारी चीजें जब होती हैं तो इसके कारण क्या होता है, कीमत में कोई चेंज नहीं आता। कीमत 10 के 10 है पर यहां पर जब आप सप्लाई देखेंगे तो ये 10 से 20 हो जाएगी। और इस केस में जब आप इसको खींचने का प्रयास करेंगे एक्स वाई, यहां ले लीजिए कीमत, मान लीजिए इसको 10 ही हमने मान लिया, ये क्वांटिटी 10 और 20। अब यहां देखिए 10 पे भी 10 है और 10 पे 20 हो गई फिर अचानक। तो पहले सप्लाई कर्व यहां थी, अब वो शिफ्ट होकर दाईं ओर शिफ्ट हो गई। सॉरी ये डिमांड कर्व है ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए 10 पे 10, तो पहले सप्लाई कर्व यहां थी, अब ये शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर आपने क्या देखा, स्पष्ट रूप से ये दाईं ओर खिसकाव। यानी अगर आप पूर्ति में वृद्धि करते हैं, यानी कीमत में परिवर्तन ना भी हो फिर भी अगर पूर्ति बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, इसका मतलब पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी। तो पूर्ति में वृद्धि क्या है, कीमत स्थिर रहने के बावजूद भी अगर अन्य कारण, इन कारणों के कारण पूर्ति बढ़ती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। देख लीजिए यहां पर दिया गया है कीमत 100 और 100 है, पूर्ति 200 से 300 हो गई है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप प्राइस को यहां 100 मान लें और इसको 100, 200 और 300 मान लें, ठीक है, तो 100 पे पहले 200 थी तो पूर्ति वक्र ऐसे रही होगी इसको छू के, फिर 100 पे ही वो 300 हो गई तो पूर्ति वक्र यहां आ गई, तो ये क्या हो गया, दाईं ओर इसमें शिफ्ट आ गया। ये S1 हो गया, ये SS थी। ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हैं। तो यहां पर क्या है, कीमत बिल्कुल कांस्टेंट है, कीमत अभी भी 100 है, लेकिन इसी सेम कीमत पर अलग अलग पूर्ति वक्र आपको दिखाई पड़ेंगे। यह है पूर्ति में वृद्धि। अब आती है पूर्ति में कमी। तो पूर्ति में कमी का मतलब यह है कि यहां भी जो अन्य कारण है वो स्थिर रहेंगे, कीमत स्थिर रहेगी पर अन्य कारणों की वजह से
जो जो कारण वहां पर पूर्ति बढ़ा रहे थे अगर वही उल्टे हो जाए तो पूर्ति घटने लगेगी। जैसे जब वस्तु की कीमत समान या स्थिर रहने पर किंतु अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाने से वस्तु की पूर्ति घट जाती है तो उसे पूर्ति में कमी या डिक्रीज इन सप्लाई कहा जाता है। क्या कारण है? अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए, उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि हो जाए, पुरानी और जटिल तकनीक हो जाए, सरकार द्वारा भारी टैक्स लगा दिया जाए, लाभ को ज्यादा करने के चक्कर में वो ज्यादा सोचे कि बेचे फिर हानि होने लगे, और फर्मों की संख्या धीरे धीरे घट जाए। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। भाई उत्पादन के साधन महंगे हो गए, ठीक है, मान लीजिए लेट सपोज कि लाभ फर्मों की संख्या अचानक मार्केट में घट गई, पुरानी और जटिल तकनीक जो टेक्निक है वो पुरानी है, तो इस चक्कर में फिर क्या हो जाएगा, पूर्ति में कमी आने लगेगी, पूर्ति डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर अगर आप बनाना चाहें इसको, लेट सपोज ये 10 और 10, इसके प्राइस में कोई चीज नहीं आ रहा और पूर्ति फिर 10 से 5 हो गई, तो अब आप देखिए कैसे दिखाएंगे इसको, एक्स वाई, यहां आपने ले लिया 10, यहां क्वांटिटी 0 5 और 10, तो पहले 10 पे 10 थी, यहां पे ये यहां थी, फिर 10 पे 5 हो गई, यहां हो गई, तो पहले पूर्ति वक्र यहां रही होगी, ठीक है, इस बिंदु को टच करके रही होगी, अब ये शिफ्ट होके कहां आ गई, इस बिंदु को टच करते हुए दूसरी पूर्ति वक्र बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा, बाईं ओर खिसकाव। तो यदि कीमत स्थिर रहे और अन्य तत्वों के कारण पूर्ति में कमी आ जाए तो उसे पूर्ति में कमी कहते हैं, या पूर्ति की मात्रा घट जाए तो पूर्ति में कमी कहते हैं, और इस हाल में पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्ति वक्र के दाईं ओर कब खिसकाव होता है, बाईं ओर कब खिसकाव होता है, ऊपर की ओर संचलन कब होता है, नीचे की ओर संचलन कब होता है। तो फिर से बोलिए, अगर कीमत के बढ़ने के कारण पूर्ति बढ़ जाए तो पूर्ति का विस्तार और पूर्ति वक्र ऊपर की ओर संचलन होगा। अगर कीमत घटने के कारण पूर्ति घट जाए तो पूर्ति का संकुचन, पूर्ति वक्र नीचे की ओर संचलन होगा। अगर कीमत स्थिर रहे और अन्य कारणों से पूर्ति की मात्रा बढ़ जाए तो पूर्ति वक्र दाईं ओर बढ़ जाएगी, खिसक जाएगी। अगर अन्य बातें समान रहने पर, कीमत समान रहने पर किसी कारण से पूर्ति की मात्रा घट जाए तो उसे पूर्ति में कमी कहते हैं और पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगी। तो ये 4 पैटर्न है जो आपको हमेशा ध्यान में लेके चलने हैं, तो आपको यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इससे संबंधित कुछ अंतर है जो आप टेबल वाइज देख लीजिए, जो एग्जामिनेशन में बहुत काम आते हैं। जैसे चलन और परिवर्तन, इसमें अंतर क्या है, चलन और परिवर्तन, मोमेंट और शिफ्ट में अंतर क्या है, मैंने बताया ना, चलन में विस्तार और संकुचन होगा और उसमें वृद्धि और कमी होगी। आशय देखें, चलन यानी मोमेंट उस स्थिति को कहते हैं जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति परिवर्तन हो जाता है। खिसकाव या शिफ्ट जिसको बोलते हैं, उस स्थिति को कहते हैं जब कीमत के बजाय अन्य बातों में परिवर्तन हो। यहां कीमत के कारण होता है, यहां अन्य बातों के कारण होता है और पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। कारण देखिए तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने के कारण चलन की स्थिति बनती है, कीमत बदलने के कारण। यहां पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण यह स्थिति बनती है। तो ये क्लियर एग्जांपल है। पूर्ति का नियम देखें तो चलन में पूर्ति का नियम काम करता है, इसमें पूर्ति का नियम काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई यहां काम करती है, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करती है। वक्र पर प्रभाव देखें तो पूर्ति वक्र के साथ चलन को एक ही वक्र पर दिखाया जाता है, इसे पूर्ति वक्र पर खिसकाव के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां दिखाया जाता है मोमेंट और यहां दिखाया जाता है शिफ्ट। तो यहां क्या होगा, यहां इसी पूर्ति वक्र पे अपवर्ड या डाउनवर्ड दिखाया जाएगा और यहां पर क्या दिखाया जाएगा, पूर्ति वक्र का या तो दाएं ओर या कम होने पर बाईं ओर। तो ये एक एग्जांपल है जिससे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये अंतर था। दूसरा अंतर बहुत पूछा जाता है कि भाई पूर्ति के विस्तार और पूर्ति के संकुचन में अंतर क्या है। तो एक तो दोनों में समानता पहले यह है कि दोनों कीमत के कारण होते हैं और दोनों में संचलन होता है, लेकिन अंतर क्या है, पूर्ति का नियम, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने पर जब उसकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी आ जाती है तो इसे संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब ये आप देख लीजिए, कीमत बढ़ी है, इस तरह आप टेबल बना के भी अंतर दिखाएंगे। तो यहां पर पूर्ति बढ़ी है, कीमत घटी है तो पूर्ति घटी है, सीधा आपको दिखाई दे रहा है संकुचन और विस्तार का अंतर। ठीक है, अधिक कीमत होने पर अधिक मात्रा में पूर्ति की जाती है विस्तार में, और वस्तु की कीमत कम होने पर कम मात्रा में पूर्ति की जाती है किसमें, संकुचन में। वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्ति वक्र के साथ चलन एक ही वक्र पर बाएं से दाएं की ओर उठता है। बाएं से दाएं उठने का मतलब कि राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट नहीं होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ऐसा कहने का मतलब है। एक ही वक्र पर बाएं से दाएं ऊपर चला जाएगा, ये नहीं कि दाएं और बाएं शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, यहां क्या होगा, दाएं से बाएं नीचे की ओर आता है, इसमें दाएं से बाएं नीचे की ओर आएगा। तो अपवर्ड इस केस में ऊपर की ओर संचलन, इस केस में नीचे की ओर संचलन, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, अपवर्ड मोमेंट
अपवर्ड मूवमेंट, यहां क्या लिख लेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ग्रेट। आगे अगर देखें पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी में अंतर क्या है, तो पूर्ति की वृद्धि क्या है, यह वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत समान रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां वस्तु की कीमत एकदम बराबर रहेगी लेकिन अन्य तत्वों के माध्यम से पूर्ति बढ़ जाएगी, जैसे फर्मों की संख्या बढ़ जाए, जैसे उपभोक्ता की रुचि बढ़ जाए, सरकार के करों में कमी आ जाए। इस कारण से यह वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत समान रहने पर अन्य तत्वों से पूर्ति की मात्रा में कमी आ जाती है। तालिका में देखें तो देखिए ये वस्तु की कीमत बिल्कुल समान है और यहां पर मात्रा बढ़ गई है। इसी तरह आप आंसर एग्जाम में लिखेंगे, इसलिए मैं डिफरेंसेस इतने डिटेल में आपको बता रहा हूं। यहां कीमत में कोई चेंज नहीं है, मात्रा घट गई है। तो ये सारी बारीकियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां कीमत समान रहने पर भी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमत समान रहने पर भी पूर्ति की मात्रा में कमी आती है। वक्र पे क्या होता है, यहां पर दाएं और पूर्ति वक्र खिसकता है जिसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये पूर्ति वक्र है तो ये कहां चला जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर क्या है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है जिसे आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर अंतर दिखाई पड़ता है कि विस्तार संकुचन तो एक साथ हो गया, वृद्धि कमी एक साथ हो गई, लेकिन पूर्ति के विस्तार और पूर्ति की वृद्धि में क्या अंतर है, दोनों में पूर्ति बढ़ती है। अब इसमें अंतर क्या है, तो सीधा सी बात है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको पूर्ति का विस्तार कहते हैं। लेकिन अगर वस्तु की कीमत समान रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। अन्य तत्वों का स्थिर रहना किंतु कीमत में वृद्धि होना, यहां क्या होगा, अन्य तत्वों में परिवर्तन होना किंतु कीमत का समान रहना। तो ये बहुत क्लियर कट डिफरेंस यहां पर आपको दिख जाएगा। तालिका में देखें तो वस्तु की कीमत 2 से 4 हो गई, मात्रा पूर्ति की बढ़ गई। कीमत स्थिर है फिर भी यहां पर मात्रा पूर्ति की बढ़ गई। तो ये साफ अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। वक्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सीधे सीधे यहां पर ऊपर की ओर संचलन होगा और ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, दाईं ओर पूर्ति वक्र का खिसकाव हो जाएगा। तो सीधी कहानी है कि दोनों में पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, बस अंतर यह रहता है कि एक में कीमत की वजह से होती है, एक में कीमत के अलावा जो अन्य तत्व होती है। अब देखिए एक अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट अंतर यह है जो पूर्ति का संकुचन और पूर्ति की कमी वाली कहानी है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या है और डिक्रीज इन सप्लाई क्या है। अब दोनों स्थितियों में हमको पता है कि पूर्ति क्या होगी, घटेगी, लेकिन अंतर क्या है, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से जब पूर्ति की मात्रा में कमी आती है तो उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। सीधी कहानी है, यानी पैसा जो प्राइस है वो घट गया, सप्लाई भी घट गया, यानी प्राइस और सप्लाई का तो सीधा रिलेशन होता है। दूसरा, इस स्थिति में वस्तु की कीमत समान रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाने से पूर्ति की मात्रा में कमी आती है। यानी यहां पर प्राइस कोई बड़ा रोल नहीं प्ले करती है, रोल कौन प्ले करता है, अन्य तत्व। अन्य तत्व तो स्थिर रहते हैं लेकिन वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी, ये कारण हो जाएगा। यहां क्या होगा, अन्य तत्व में परिवर्तन, जैसे फर्मों की संख्या घट गई, ठीक बात, जैसे शासकीय सहायता यानी टैक्सेस बढ़ गए, शासकीय सहायता में कमी आ गई, ये सारे अन्य तत्व क्या करेंगे, पूर्ति को घटाने का काम करेंगे। जैसे उत्पादन के साधन महंगे हो जाएंगे, या जैसे मान लीजिए कि रुचि और प्राथमिकता, या भविष्य में कीमत बढ़ने वाली होगी तो अभी पूर्ति घट जाएगी, ये सारे कारण हो सकते हैं। तालिका बना के भी आप दिखा सकते हैं कि कीमत यहां घटी है तो पूर्ति घटी है, यहां कीमत तो स्थिर है लेकिन फिर भी पूर्ति क्या हो गई, घट गई। तो यहां क्या होगा, पूर्ति वक्र के साथ चलन होगा, यानी पूर्ति वक्र जो है वो नीचे की ओर दाएं से बाएं ये ऐसे आ जाएगी, और यहां क्या होगा, सीधे सीधे पूर्ति वक्र अगर ये है तो ये शिफ्ट मार जाएगी बाएं तरफ, ऐसे ऐसे दूसरी पूर्ति वक्र बन जाएगी। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिफरेंसेस कैसे आपको बताने हैं और किस तरह ये अंतर दिखाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जिसे आपने ध्यान रखना है। अब हम पहुंचते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट मोड की तरफ, और वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसे आप पूर्ति की लोच कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, पूर्ति की लोच का क्या आशय है। हमने मांग की लोच तो देखी थी, मांग की लोच में हमने क्या देखा था, मांग की लोच में हमने देखा था कि भाई कीमत जो है वो किस प्रकार मांग को प्रभावित कर रही है। अगर कीमत में कोई रेशियो या कोई परसेंटेज वाइज परिवर्तन हो रहा है तो मांग में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया में चेंज हो रहा है। इसी प्रकार अगर कीमत में कुछ परिवर्तन किया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया में, अनुक्रिया में कुछ ना कुछ सप्लाई भी बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पूर्ति के नियम और पूर्ति की लोच में क्या अंतर है, या मांग के नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि मांग का नियम या पूर्ति का नियम केवल
संबंध कीमत के साथ दर्शाता है। जैसे मान लीजिए पूर्ति का नियम ये बताता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की गई मात्रा बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी, किस डिग्री से बढ़ेगी, किस रेशियो से बढ़ेगी, ये मापन पूर्ति का नियम नहीं करता, न ये मापन मांग का नियम करता है। ये मापने के लिए उसकी डिग्री की कितने परिवर्तन आएगा, कितना चेंज उसमें देखा जाएगा, वो क्या हमें निकालना पड़ता है, इलास्टिसिटी या लोच निकालनी पड़ती है। तो पूर्ति का नियम क्या है, एक गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव बात करता है। वो कहता है भैया देखिए अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो मात्रा में परिवर्तन होगा, लेकिन मात्रा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, वो क्वांटिटेटिव नहीं है। कितना परिवर्तन होगा ये नहीं बताता है। यह नियम वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति की दिशा में होने वाले परिवर्तन की जानकारी तो देता है, लेकिन परिवर्तन की मात्रा या परिमाण की जानकारी नहीं देता। परिमाण होता है क्वांटिटी, यानी जो पूर्ति का नियम है वो ये तो बता देगा कि भाई सप्लाई में परिवर्तन होगा कीमत में परिवर्तन होने से, पर कितना होगा, हाउ मच, व्हाट विल बी द क्वांटिटी, इसकी कोई यहां पर गणना नहीं होती है। अब पूर्ति की लोच से परिमाण में होने वाले परिवर्तन की जानकारी मिलती है, क्योंकि यह पूर्ति की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच परिमाणात्मक संबंध स्पष्ट करती है। बिल्कुल ठीक बात। देखिए जो पूर्ति का नियम है वो पूर्ति और कीमत के बीच एक गुणात्मक संबंध बताता है कि वो संबंध सकारात्मक है, वो संबंध ऐसा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरी भी बढ़ेगी। पर पूर्ति की लोच जो है वो एक परिमाणात्मक संबंध बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है कि कितने मात्रा में या कितने डिग्री में ये परिवर्तन होने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार पूर्ति की लोच अन्य बातें समान रहने की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का माप है। तो किसी अन्य वस्तु की, किसी भी वस्तु की जो कीमत है उसमें अगर परिवर्तन किया जाए तो उसके बदले उसकी पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा, या किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाया जाए तो कितना परसेंट में उसका सप्लाई बढ़ेगी या घटाने में कितना परसेंट घटेगी, ये पूर्ति की लोच से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। परिभाषाएं अगर आप देखें तो पूर्ति की लोच से तात्पर्य कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। सो रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इनटू द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द चेंज इनटू द प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी कि किसी भी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से क्या परिवर्तन आ रहा है, इसे पूर्ति की मात्रा कहते हैं, या इसे पूर्ति की लोच कहते हैं। प्रोफेसर विलास के अनुसार पूर्ति की लोच से अभिप्राय वस्तु की पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर है। सो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कितनी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए कितने परसेंट कीमत में चेंज हुआ है, तो आपको लोच निकल जाएगी। और बाकी वो डेल्टा वाला फॉर्मूला जैसे मांग में यूज किया था यहां भी यूज होगा। अब पूर्ति की लोच दो तरह से होती है, एक प्रतिशत रीति या आनुपातिक रीति, इस पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। यानी परसेंटेज मेथड से आप किस प्रकार निकाल सकते हैं पूर्ति की लोच को। तो यहां पर फॉर्मूला आपके सामने क्या आ जाएगा, जो परसेंटेज मेथड होता है तो प्रतिशत विधि जो होती है पूर्ति की लोच, ठीक है, परसेंटेज विधि क्या निकलता है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है इसका क्या निकालने का, इसका लोच निकालने का। तो ये परसेंटेज मेथड आपको ध्यान रखना है, परिवर्तन। ठीक बात है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए बोला गया कि कीमत में, मान लीजिए बोला गया पूर्ति में 20% की वृद्धि और कीमत में 10% की वृद्धि। ठीक, तो कैसे लोच निकलेगा, 20/10 2 इसका लोच निकलेगा। ठीक बात है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है और इस तरह से इसको आप सॉल्व करके चल सकते हैं। अब जैसे लेट सपोज मान लीजिए इसका एक फॉर्मूला जो दूसरा होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, मतलब पूर्ति में कितने का परिवर्तन आया।
ठीक है, यानी डेल्टा क्यू बराबर पूर्ति में परिवर्तन। मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, मांग वाला ही कहानी है। डेल्टा पी यानी कीमत में परिवर्तन, ठीक। पी यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मूल कीमत, पहले जो कीमत थी, और क्यू यानी मूल मात्रा, पहले वाली मात्रा। तो इस तरह इसकी लोच निकाली जाती है। अगर मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं, हालांकि हम उसके न्यूमेरिकल्स तो करेंगे ही, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया कि कीमत जब 10 रुपए थी तो पूर्ति थी, यहां ले लीजिए प्राइस, यहां ले लीजिए सप्लाई। कीमत जब 10 रुपए थी तो पूर्ति थी 30, कीमत जब 20 रुपए हो गई तो पूर्ति हो गई 60। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ति की लोच निकालिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे आप, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए डेल्टा की क्वांटिटी कितनी बदली है, 30 से 60 हुई है तो 30 हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा पी यानी 10 से 20 हुई है तो डिवाइडेड बाई ये 10 हो जाएगा, इंटू प्राइस कितनी है 10, और पहले वाली सप्लाई कितनी है 30। मूल कीमत यानी पहले वाली कीमत, मूल सप्लाई यानी पहले वाली सप्लाई। अब इसको कर लीजिए, 10 से 10 कट गया, 30 से 30 कट गया, 1 आंसर आ जाएगा। पूर्ति की लोच 1 के बराबर होगी। अब ये पूर्ति की लोच के कई पार्ट भी हैं, इसकी भी चर्चा अभी मैं करूंगा, फिर वापस यहां पर आऊंगा तो इसको इजीली समझ लेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिशत विधि से इस तरह आप अनुपातिक विधि से निकालते हैं। अब देखिए, इस पद्धति के अनुसार पूर्ति की लोच का मापन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कितना परसेंटेज मांगी गई मात्रा में चेंज हुआ है और कितना परसेंटेज उसकी कीमत में चेंज हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूर्ति की लोच निकाली जाती है। इसके अनुसार पूर्ति की लोच ज्ञात करने के लिए पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को भाग दिया जाता है। भाई पूर्ति की मात्रा में कितना परसेंट का चेंज हो रहा है और प्राइस में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सूत्र में कैसे दिखाते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अभी मैंने आपको सूत्र में इस चीज को दिखाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी श्रेणियां कौन सी हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, लोच के कितने टाइप्स होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप सभी वस्तुओं की पूर्ति पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक बात है। कभी ऐसा भी होता है, 5 परिस्थितियां होती है, मैं आता हूं उस पर। विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति पर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है, तो जैसे पहला, इस अलग अलग प्रभाव के अनुसार 5 परिभाषाएं हैं या 5 प्रकार हैं। जैसे पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। अच्छा, बेलोचदार का मतलब क्या है, लोच मतलब क्या होता है, मैंने आपको मांग की लोच में बताया था, इलास्टिक, कितना बढ़ और घट सकता है। जहां तक पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का सवाल है, तो इसका मतलब यह हो गया कि आप कीमत में चाहे जो परिवर्तन करें, भाई नियम से तो अगर कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़नी चाहिए, और कुछ परसेंट से बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा भी हो गया कि मान लीजिए आप कीमत में कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं पर उसकी पूर्ति में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसको कंप्लीटली या परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक बात, अभी देखते हैं कि ये किस प्रकार ये बिहेवियर कैसे का कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक फॉर्मूला रखूं कि यहां प्राइस है वो जो है 10 से 20 हो गया, ठीक, और सप्लाई पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है। अब ये क्या है, पूर्णतः बेलोचदार या जिसको बोलते हैं शून्य लोचदार। इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, कोई इलास्टिसिटी नहीं है। सॉल्व करके देखिए, डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी में कितना परिवर्तन, फॉर्मूला तो ये है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, फॉर्मूला तो यही है। डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी में कितना परिवर्तन है, 0। प्राइस में कितना परिवर्तन है, 10 का, 10 से 20 हो गया है। पहले प्राइस कितनी थी, 10, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 10। ये तो इससे कट गया, जब ये 0/10 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। यानी जब भी कोई ऐसी वस्तु होगी जिसमें कीमत में चेंज करने से अगर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रही है तो वैल्यू 0 आएगी। इसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। दूसरी कहानी क्या है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। मतलब पूर्णतः ये लोचदार है, एकदम लोचदार। इसमें क्या है कि आप कीमत न भी बदलें या बहुत कम बदलें तो भी एकदम से पूर्ति में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कीमत ले ली, लेट सपोज 10 से 10, कीमत में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन सप्लाई अपने आप 10 से 20 हो गई। ठीक, तो अगर इस स्थिति में क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत इसका वैल्यू आएगा, पूर्णतः लोचदार है। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला बार बार मेरे साथ बोलिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू।
फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू 10 से 20, ये 10 का चेंज है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इनटू पहले वाली प्राइस 10, पहली वाली क्वांटिटी 10, 10 से 10 कैंसिल, 0/10 करेंगे, देखिए 10/0 होता तब तो वैल्यू 0 आ जाती, सॉरी 0/10 होता तो वैल्यू 0 आ जाती, 10/0 है तो अब 0 से 10 के लिए आप करते रहिए मल्टीप्लाई, वैल्यू क्या आ जाएगी, अनंत, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। इनफाइनाइट का साइन ऐसे दिखाते हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार, यानी जहां पर आप कीमत थोड़ा या न के बराबर भी परिवर्तन करें पर पूर्ति में एकदम से परिवर्तन देखने को मिल जाए। ठीक, तो एक कंडीशन ये होती है। तीसरी कंडीशन होती है इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति का मतलब ये होता है कि जितना प्रतिशत आप कीमत बढ़ाते हैं उतना ही प्रतिशत मांग भी बढ़ता है। अरे बात समझ में, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने प्राइस ले लिया, इसको 5 था, 5 से 10 कर दिया, मतलब 100% चेंज कर दिया। सप्लाई यहां क्या थी, 10 थी, 10 और बढ़ा दी, 20 कर दी। ठीक, अब इसको आप फॉर्मूले में यूज करिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, वैल्यू 1 आनी चाहिए। क्वांटिटी में कितने का चेंज है, 10 का। ठीक, प्राइस में कितने का चेंज है, 5 का। पहले वाली प्राइस 5, पहले वाली क्वांटिटी 10। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। इकाई लोचदार, यानी जितने प्रतिशत आप कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं उतना ही प्रतिशत आप पूर्ति में भी परिवर्तन अगर हो जा रहा है तो इसे इकाई लोचदार या इक्वल्स टू 1 इसको कहते हैं, यूनिट इलास्टिसिटी कहते हैं। एक ये तीसरी कहानी थी। चौथी कहानी इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई देखिए जितने प्रतिशत, एक चीज तो आप ध्यान रखिए, पूर्ति जब लोच निकाली जाती है तो 1% चेंज मान के चला जाता है कि 1% प्राइस में चेंज हुआ तो कितना पूर्ति में हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि जब आप लोच निकालते हैं तो कितने % का वैल्यू लेके चलते हैं, तो 1% होता है। खैर, एक हमने स्थिति देखी इकाई लोचदार, जहां जितना परिवर्तन आप कर रहे हैं कीमत में उतना ही परिवर्तन उसकी पूर्ति में भी हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर आप कीमत में मान लीजिए जितना परिवर्तन कर रहे हैं उससे ज्यादा परसेंटेज सप्लाई चेंज हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल, यहां पर कीमत प्राइस ले लीजिए, आपने कर दिया इसको, लेट सपोज कि आपने कर दिया इसको 10 से और 12 कर दिया। ठीक, 10 से 12 कर दिया, यानी अगर आप देखें ढंग से तो 2 इसमें इकाई चेंज हुआ है, 20% एक तरह से आपने बढ़ा दिया इसको। लेकिन जो सप्लाई थी ये 5 से 10 हो गई। ध्यान से समझिए, इसमें चेंज आप बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं, परसेंटेज इसमें कम चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें 5 से 10 सीधा दुगना कर दिया, 100% का चेंज कर दिया। अब वैल्यू देखिए 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। डेल्टा क्यू, फॉर्मूला बोले, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू यानी कितना क्वांटिटी बदला है, 5 से 10 हुआ है, 5 का अंतर आया है। प्राइस में कितने का अंतर आया, केवल 2 का, इंटू पहले प्राइस कितनी थी 10, पहले वाला सप्लाई 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 10, वैल्यू आ गई 5, इकाई से अधिक। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। देख लीजिए, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। सीधे सीधे क्या पता चल रहा है कि जितना % आप कीमत में चेंज कर रहे हैं उससे ज्यादा % का सप्लाई में चेंज हो रहा है, तो इसको इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं। ये चौथी कंडीशन है। पांचवी कंडीशन इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इकाई से कम लोचदार पूर्ति का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जितना % कीमत चेंज कर रहे हैं उससे कम ही % में पूर्ति चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए यहां प्राइस है, इसको मैंने 5 से 10 कर दिया, लेकिन सप्लाई केवल 10 से 12 हुई। देख लीजिए, है ना, यहां आपने 100% चेंज हुआ, यहां लगभग 20% चेंज हुआ। ठीक है ना, मतलब अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक, तो क्वांटिटी में कितने, डेल्टा क्यू क्वांटिटी में कितने का चेंज है, केवल 2 का। प्राइस में ज्यादा का चेंज है, 5 से 10, 5 का, यानी प्राइस में ज्यादा चेंज होगा, क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है। इंटू पहले वाली प्राइस 5, पहले वाली क्वांटिटी 10। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 2/10 आ रहा है, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी, यानी इकाई से कम। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ये लेस देन 1 रहेगा, 1 से भी कम वैल्यू आएगा। तो ये 5 कंडीशन बनी, यानी कुल मिला के सप्लाई के 5 कंडीशन बनते हैं। क्या क्या, यहां वैल्यू आती है 0, यहां वैल्यू आती है इनफाइनाइट, यहां वैल्यू आती है 1 के बराबर, यहां वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1, और यहां वैल्यू आती है लेस देन 1, इकाई से कम। ये 5 वैल्यू 5 तरह के पूर्ति के लोचों में दिखाई पड़ती है। ये पूर्ति के लोच के वो 5 प्रकार हैं जो अलग अलग 5 अपनी वैल्यू देते हैं। कोई इसमें डाउट है, कोई दिक्कत है, ये हमने ऑलरेडी मांग वाले सेगमेंट में कर रखा है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं थोड़ा सा एक एक करके, बहुत आसानी से। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की पूर्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तब पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है।
उदाहरण के लिए दुर्लभ सिक्के और पुस्तकें, ऐसी लोच को शून्य लोच या ES इक्वल्स टू 0 भी कहा जाता है। ठीक, जैसे देख लीजिए, ये रही कीमत बढ़ती जा रही है पर पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप इसको खींचना चाहें तो यहां कीमत है, कीमत क्या हो रही है 10, 20, 30, यहां 0, 10, 20, 30, 10 पे भी 10 है, 20 पे भी 10 है, 30 पे भी 10 है, एक तरह से सीधी रेखा बन जाएगी। देख लीजिए, तो यहां आप अगर देख लें, अगर देखने का प्रयास करें तो पूर्ति जो है वो हर कीमत पर बराबर है, जीरो इलास्टिसिटी यहां पर दिखाई पड़ रही है। इसको पूर्ति और पूर्ति का वक्र अगर आप देख लें तो ये इस तरह का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा है पूर्णतः लोचदार, यानी जरा भी कीमत चेंज नहीं की और पूर्ति एकदम बढ़ घट गई। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होने पर अथवा बहुत थोड़ा परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। व्यवहारिक जीवन में पूर्णतः लोचदार पूर्ति नहीं पाई जाती, इसमें पूर्ति की लोच अनंत के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आपने कीमत 10, ठीक, इसका भी 10 रखा और एकदम से पूर्ति 10 से 40 हो गई, तो अब इस केस में क्या होगा, ये इनफाइनाइट पूर्ति हो गई। व्यवहारिक जगत में ऐसा होता नहीं है। देख लीजिए, ये आपको दिखाई पड़ जाएगा, यानी कीमत तो बिल्कुल बराबर है, ये कीमत यहाँ 10 ही है और यहाँ पूर्ति 10, 20, 30, तो इसी 10 पे 10, ये पहले 10 थी, अब 20 हो गई और अब 30 हो गई, तो एक तरह से इस तरह की आपको दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको दिखाई स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। फिर आती है कहानी इकाई लोचदार। इकाई लोचदार यानी मैंने आपको बताया था, जितने प्रतिशत आप कीमत में परिवर्तन करते हैं उतने ही प्रतिशत पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तब वस्तु की पूर्ति को इकाई लोचदार कहते हैं। यह पूर्ति लोच इकाई के बराबर होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होगा। जैसे कीमत में 50% वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी 50% की वृद्धि हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ये आपके सामने एक फॉर्मूला रखा हुआ है, मतलब एक टेबल रखा है, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 1 आ जाएगी वैल्यू। सो डेल्टा क्यू कितना है, 100 से 50 हुआ है। डेल्टा पी कितना है, 10 से 15 5 है, इंटू पहले वाला कीमत 10, पहले वाला क्वांटिटी 100, तो 5 दूना 10, 50 दूना 100, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। यानी हर हाल में अगर इकाई लोचदार है तो वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अगला है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। तो जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, तब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है। जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% वृद्धि होने से उसकी पूर्ति में 100% वृद्धि हो जाए तो यहां वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, हर हाल में देख लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है, कीमत 10 से 15 हुई है, पूर्ति की मात्रा 10 से 100 हुई है, तो क्वांटिटी में कितने का चेंज है, 100 का। कीमत में कितने का चेंज है, 5 का। पहले वाली कीमत 10, पहले वाली पूर्ति 100, 5 दूना 10, 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू 2 आ गई, इकाई से अधिक आ गई। ठीक, कोई डाउट, अभी मैंने आपको क्लियरली समझाया है। तो जितना आप कीमत चेंज कर रहे हैं उससे ज्यादा यहां पे पूर्ति में चेंज हो रहा है। अंत में आता है इकाई से कम लोचदार। तो जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में हुए आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तब ऐसी पूर्ति की लोच को इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहा जाता है। इसे बेलोचदार पूर्ति भी कहा जाता है, इनइलास्टिक सप्लाई भी इसे कहा जाता है। और अगर आप इस यहां पर देखें ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कीमत में जो परसेंटेज वृद्धि है वो 100% हो रही है और पूर्ति की मात्रा में केवल 50% वृद्धि हो रही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा क्यू कितना है, 50 का, डेल्टा पी कितने का है, केवल 5 का, इंटू पहले वाली कीमत 10, पहले वाली पूर्ति 100, 5 दूना 10, 50 दूना 100। ठीक बात, नहीं कोई तो दिक्कत आ रही है। डेल्टा क्यू कितना है, 50, डेल्टा पी कितना है, 10 से 15 हुआ 5, पहले वाली प्राइस 10 और पहले वाली पूर्ति 100, तो 10 दहा में 100 और 10 पचे 50। ये टेबल आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। देखिए 0.5 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से 15 किया गया है, इसमें आप 100 से 120 कर लीजिए। ठीक है, 120 कर लीजिए इस वैल्यू को, अब आ जाएगी आपको 0 से कम। तो इसमें कितना है, डेल्टा क्यू 20, डेल्टा पी 5, इंटू पहले वाली कीमत 10 और पहले वाली पूर्ति 100। अब अगर आप करें 10 दहा में 100, 10 दूना 20, 5 से 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, 0.4 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4। इसको 120 कर लीजिए। ठीक है,
तो आपकी वैल्यू सही आ जाएगी, यानी 0 से कम इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो 5 तरह के पूर्ति की लोच आपको समझ में आ गई। एक जगह पूर्ति की लोच की वैल्यू 0 आएगी जो पूर्णतः बेलोचदार होगा। एक जगह पूर्ति की लोच की वैल्यू इनफाइनाइट या अनंत आएगी जो पूर्णतः लोचदार होगा। एक जगह पूर्ति की लोच की कीमत इकाई आएगी जिसे आप यूनिट इलास्टिक कहते हैं, इकाई लोचदार कहते हैं। एक जगह पूर्ति की लोच की कीमत इकाई से ज्यादा आएगी जिसे ग्रेटर देन 1 कहते हैं, और एक जगह इकाई से कम आएगी जिसे आप बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आप समझ लीजिए, जैसे न्यूमेरिकल क्लासेस में अलग से भी करेंगे, वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला करा के सॉल्व कर ही दिया है, फिर भी हम न्यूमेरिकल कुछ क्लासेस करेंगे। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले अगर तत्वों की बात करें तो वस्तु की प्रकृति इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। किस तरह का वो वस्तु है जिस पर आप कह सकते हैं कि कीमत का प्रभाव कितना पड़ रहा है, ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की पूर्ति की लोच उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। शीघ्र नाशवान वस्तुओं की पूर्ति बेलोचदार होती है क्योंकि कीमत में परिवर्तन के अनुसार उसकी पूर्ति को घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता। जैसे कृषि उत्पाद, फल फूल, दूध, सब्जी, ये सब क्या है, बेलोचदार पूर्ति वाली चीजें हैं, तो इस पर ज्यादा इसमें असर नहीं पड़ता। समय अवधि की बात करें तो अल्पकाल में पूर्ति लोचदार होती है क्योंकि कम समय में मांग के अनुरूप पूर्ति का समायोजन नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए बहुत कम समय है और एकदम से पूर्ति की जरूरत पड़ी तो उसे हम नहीं बढ़ा घटा सकते, लेकिन दीर्घकाल में पूर्ति अधिक लोचदार होती है। तो कम समय में तो पूर्ति जो है वो लोचदार होती है, लेकिन अगर दीर्घ समय है तो ज्यादा लोचदार होती है क्योंकि पूर्ति घटने बढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम रहता है। तो समय का भी बहुत बड़ा खेल इसमें रहता है। उत्पादन की तकनीक कैसी है? यदि वस्तु की उत्पादन की तकनीक सरल है तो उसकी पूर्ति लोचदार होगी। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो एकदम से आप बना सकते हैं, आसानी से बना लेंगे, तो जैसे डिमांड है या पूर्ति बढ़ाते जाएंगे, या प्राइस बढ़ेगी पूर्ति बढ़ाते जाएंगे। पर कोई ऐसी वस्तु है जिसको बनाना इतना आसान नहीं है, तो कोई कीमत बढ़े या घटे, भैया जो पूर्ति है वो है, बहुत उसमें दिक्कत है। इसके विपरीत जो जटिल प्रयासों से जो चीजें बनाई जाती हैं उसकी पूर्ति अगर आप देखेंगे तो वो कम लोचदार मानी जाएगी। ठीक है। जोखिम उठाने की क्षमता, यदि उद्यमी उत्पादन में वृद्धि होने पर जोखिम उठाने को तैयार है तो पूर्ति लोचदार होगी, और अगर जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है तो पूर्ति बेलोचदार होगी। प्राकृतिक बाधाएं, पूर्ति की लोच को प्राकृतिक घटक भी प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक कारणों से वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक, जैसे सागौन की लकड़ी की पूर्ति बढ़ानी है तो वृक्ष को तैयार करने में क्या होगा, बहुत समय लगेगा। तो ये भी एक तरह से प्रकृति में ही आ जाएगा, लेकिन हाँ प्राकृतिक चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती हैं कि पूर्ति की लोच कम लोचदार होगी। देखिए, लोचदार ज्यादा और कम होने का मतलब क्या है? अगर तेजी से घटाया बढ़ा जा सके तो लोचदार है। तेजी से घटाना बढ़ाना किसी भी कारण से अगर संभव नहीं है तो वो कम लोचदार है या बेलोचदार है। ठीक बात। उत्पादन के साधनों की क्या प्रकृति है? यदि वस्तु का उत्पादन करने में जो संबंधित साधन है वो आसानी से उपलब्ध होते हैं तो पूर्ति लोचदार होगी। जैसे मान लीजिए किसी चीज की कीमत बढ़ने लगी, पता किया गया कि वो चीज कैसे बनती है, तो भाई ये चीज मिला के बनती है, वो चीज आसान से उपलब्ध है, हाँ एकदम मिल रहा है, तुरंत पूर्ति और बढ़ने लगेगी। नहीं अगर उपलब्ध होगा उसका साधन तो नहीं बढ़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर सरलता से एकत्र नहीं किया जा सकता उत्पादन का साधन तो पूर्ति बेलोचदार हो जाती है। तो देखिए, ये कुल मिला जुला कर कहानी थी जो हमने पूर्ति तक इस चैप्टर में खत्म की है। ठीक बात, एक इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था जिसे हमने समझा। ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम थोड़ा सा बाजार पर और पूर्ण प्रतियोगिता पर बात करेंगे। ठीक बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, बाजार क्या है, बाजार के कौन कौन से भाग हैं, बाजार के कौन कौन से प्रकार हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो भी एक रोचक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। इस पार्ट 1 में अगर कोई डाउट, समस्या या परेशानी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखते हुए चलिएगा। ठीक बात है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, आप इसकी वेबसाइट यानी www.magnetbrains.com एप्लीकेशन या YouTube के माध्यम से ये जितने कोर्सेज हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारा का सारा जो सिलेबस है वह आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई कूपन कोड नहीं चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स, ई बुक्स की भी लिंक्स हैं, जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसे आप मंगा के पढ़ सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए पूरी क्या विधि है, क्या पूरा प्रोसेस है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। नोट्स का भी लिंक अवेलेबल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको आप जरूर फॉलो करिए ताकि सारे नए अपडेट्स, सारी हमारे तरफ से न्यू अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट इंफोटेनमेंट वाली वीडियोस, ये सब आपको देखने को मिलती रहे। ठीक बात है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।